अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम बेले एंड लव बेसिक प्रिंसिपल्स विच इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी। अच्छा, एंडोस्कोपी इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसमें हमने जो है वो सारे जो हमने इस टॉपिक में हमें मालूमात हासिल होगी, जो टॉपिक हमें समझने में आएंगे, उनमें सबसे पहले है रोल ऑफ एंडोस्कोपी एज ए डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक टूल। ठीक है, डायग्नोस्टिक यानी जो हम बीमारी की तशखीस के लिए, और थेराप्यूटिक यानी इलाज के तौर पे जो है इस्तेमाल करते हैं एंडोस्कोपी को, उसका एंडोस्कोपी का उसमें किरदार देखेंगे। उसके बाद एंडोस्कोपिक यूनिट की तंजीम, यानी यूनिट का जो बुनियादी ढांचा और वहाँ इस्तेमाल होने वाले जो साजो सामान, जो इक्विपमेंट है, उसके बारे में। देन कंसेंट और सेफ़ सिडेशन, यानी मरीज़ की इजाज़त लेने का तरीका और होश और हवास को महफूज तरीके से काम करने, यानी सिडेशन का अमल हम सीखेंगे। फिर इस चैप्टर में हमने मखसूस सूरत हाल देखनी है, एट रिस्क मरीज़ों में एंडोस्कोपी मैनेज करने के अहम नुक्तात देखेंगे। देन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स के इंडिकेशंस क्या हैं, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक प्रोसीजर्स के साथ साथ एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत कब पड़ती है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, देन जो भी हमें पेचीदगियाँ आती हैं इसमें, कॉम्प्लिकेशंस, एंडोस्कोपी से होने वाली मुश्किलात, ठीक है, उनको पहचाना और उनका हल निकालना। फिर स्मॉल बावल के नई टेक्निक्स जो आई हैं, जदीद तरीके। एंड लास्टली डायग्नोसिस में तरक्की, यानी बीमारी पहचानने की सलाहियत में होने वाली जो एडवांसेस हैं जदीद, वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर इसने जो इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे इसने समझाया है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक एक पेचीदा निज़ाम है। यानी इंसानी जिस्म का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक सिर्फ खाना हज़म करने के लिए का ज़रिया नहीं है, बल्कि इसके कई अहम काम होते हैं। एक तो इसने यहाँ पे समझाया है कि बुनियादी काम होता है हज़म करना, डाइजेशन हम जिसको कहते हैं, ठीक है, जज़्ब करना, अब्जॉर्प्शन, और फिर एक्सक्रीशन। अब मुख्तलिफ हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स बनाता है हमारा GIT, केमिकल फैक्ट्री है। इसका दिमागी ताल्लुक़, यानी इसका अपना एक पेचीदा इंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है जो दिमाग के साथ मुसलसल ताल्लुक़ में रहता है। ठीक है, फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ियती निज़ाम, चूँकि बाहर की चीज़ें खाना इसी रास्ते दाखिल होती हैं जो भी हम खाते पीते हैं, तो इसलिए यहाँ जिस्म का एक बड़ा मुदाफ़ियती निज़ाम मौजूद है। ठीक है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अच्छा, एंडोस्कोपी की अहमियत क्या है? पहले ज़माने में ना इंटेस्टाइन्स का अंदरूनी मुआयना मुश्किल था, लेकिन एंडोस्कोपी ने इसे आसान बना दिया है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक ताकत है, यानी एक तो बायोप्सी, CT स्कैन और MRI बेहतरीन है, लेकिन एंडोस्कोपी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डॉक्टर को बायोप्सी यानी टिश्यू सैंपल लेने की इजाज़त देता है, यही एंडोस्कोपी। ठीक है, साथ साथ हम बायोप्सी लेते हैं। तो मुकम्मल रसाई यानी कैप्सूल एंडोस्कोपी और बैलून इंटेरोस्कोपी की वजह से अब स्मॉल इंटेस्टाइन के उन हिस्सों तक भी पहुंचा जा सकता है जहां पहले नामुमकिन था। ठीक है, ये बात इसने कही। फिर इसने कुछ जदीद इमेजिंग के बारे में बताया है कि क्रोमो एंडोस्कोपी और नैरो बैंड इमेजिंग, ठीक है, क्रोमो एंडोस्कोपी और जो नैरो बैंड इमेजिंग है, ऐसे तरीक़ों से अब टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक सतह पर ज़्यादा वाज़ेह देखा जा सकता है। देन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की बात कर रहा है कि इस टेक्निक से आंत की दीवारों के साथ साथ बाहर के करीबी हिस्सों का मुआयना करने में मदद मिलती है। ठीक हो गया। अब एंडोस्कोपिस्ट के लिए ज़रूरी बातें क्या हैं? सिर्फ मशीन चलाना काफ़ी नहीं होता। एक माहिर एंडोस्कोपिस्ट के लिए ना कुछ दर्ज झेल चीज़ें लाजमी हैं। नंबर 1, उसकी एनाटमी और फिजियोलॉजी, यानी जिस्म की जो साख्त है और काम करने के तरीके के मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। दूसरा, टेक्निक की हदूद, यानी ये पता होना है कि कौन सी टेक्निक कहाँ तक काम कर सकती है। तीसरा, मरीज़ की देखभाल, प्रोसीजर से पहले की तैयारी, मरीज़ के साथ बेहतर गुफ्तगू, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसे संभालने की सलाहियत, ये सारी चीज़ें एंडोस्कोपिस्ट में होनी चाहिए। तो खुलासा ये है कि एंडोस्कोपी अब सिर्फ बीमारी पहचानने यानी डायग्नोसिस तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये सर्जरी का एक अल्टरनेटिव है, मुतबादिल है। मुतबादिल के तौर पर इलाज के लिए भी तेज़ी से इस्तेमाल हो रही है। तो इस चैप्टर का मकसद हमें इन्हीं जदीद तरीक़ों और मरीज़ के बेहतर देखभाल से आगाह करना है। ठीक है, तो ये पूरा इसने इंट्रोडक्शन में समझाया। अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंडोस्कोपी से। देखिए, यहाँ पे इसने कहा है कि एंडोस्कोपी की तारीख़ दिलचस्प है क्योंकि इसे 2 बड़ी रुकावटों को दूर करने के लिए बनाया गया था। पहली ये कि इंसानी इंटेस्टाइन बहुत लंबी और टेढ़ी मेढ़ी होती है, और दूसरी ये कि जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर रोशनी नहीं होती। तो इसकी हिस्ट्री में कह रहा है कि पिछले 50 सालों में एंडोस्कोपी एक ताकतवर डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक औजार बन चुका है। इसकी तरक्की के रास्ते में ना 2 बड़ी रुकावटें थीं। नंबर 1 रास्ता, दूसरा रोशनी। अब रास्ता, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बहुत लंबा और जो है टॉर्चुअस किस्म का है। ठीक है, दूसरा रोशनी, जिस्म के ओरिफाइसिस के अंदर कुदरती रोशनी नहीं पहुंचती।
ठीक है। तो इसलिए जिस्म के अंदर देखने के लिए ऐसी लचकदार यानी फ्लेक्सिबल सी आले की ज़रूरत थी जिसे अपनी रोशनी और जो इमेजेस को वापस ऑपरेटर तक पहुंचा सके। तो उसके लिए फिर फ़ाइबर ऑप्टिक का दौर आया। फ़ाइबर ऑप्टिक जो है एक सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब ये दरियाफ़्त हुआ कि इमेजेस को लचकदार क्वार्ट्स फाइबर्स के ज़रिए भेजा जा सकता है। जब वो दरियाफ़्त हुआ तो 1954 में इसने यहाँ पे बताया है कि हॉपकिंस ने एक फ्लेक्सिबल फ़ाइबर इमेजिंग डिवाइस का मॉडल बनाया। लेकिन 1958 में लैरी कर्टिस जो कि फ़िज़िक्स का स्टूडेंट था और बेज़ल हिरशोर्ट्स गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ट्रेनी, इन्होंने पहले फ्लेक्सिबल फ़ाइबर ऑप्टिक गैस्ट्रोस्कोप तैयार किया। ठीक है। देन इसने जिक्र किया वीडियो एंडोस्कोपी की इब्तिदा। अगले जो 30 सालों में फ़ाइबर स्कोप इतना बेहतर हो गया कि इससे पेट, पित्ते और कॉलन का मुआयना मुमकिन हो गया। लेकिन फ़ाइबर ऑप्टिक की जगह एक नई टेक्नोलॉजी ने ले ली, वो थी CCD, चार्ज कपल्ड डिवाइस। 1960 की दिहाई में CCD चार्ज कपल्ड डिवाइस की इजाद ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस बनाना मुमकिन कर दिया। अभी जो मॉडर्न एंडोस्कोप है इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब इमेजेस कंप्यूटर के ज़रिए प्रोसेस होकर टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई देने लगती हैं। इसी तरह मौजूदा दौर के मॉडर्न एंडोस्कोप का जन्म हुआ। ठीक है। तो समरी खुलासा यह है कि एंडोस्कोपी ने शीशे के धारों यानी ग्लास फाइबर से लेकर डिजिटल चिप्स तक का सफ़र तय किया है, जिसने ना सिर्फ बीमारी को देखने बल्कि उसके बगैर बड़ी सर्जरी का इलाज करने भी मुमकिन बना दिया है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक पिक्चर भी बनी हुई है, फ़ोटोग्राफ ऑफ अ स्टैंडर्ड गैस्ट्रोस्कोप। ठीक है, ये गैस्ट्रोस्कोप है और ये कोलोनोस्कोप है। अगर आप ये टेबल देखो 9.1, तो यहाँ हिस्टोरिकल लैंडमार्क हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के। इनमें ना GI एंडोस्कोपी की तारीखी कामयाबियाँ बताई हैं। तो उसमें आप देखें 1958 में फ़ाइबर ऑप्टिक गैस्ट्रोस्कोप ईजाद हुआ, लेकिन 1968 में 10 साल के बाद एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड पेनक्रेटोग्राफी यानी लबलबा जो पेनक्रियाज है उसकी इमेजिंग। फिर 69 में 1 साल बाद कोलोनोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी यानी बड़ी आंत से जो है पॉलिप वगैरह रसोली निकालना। फिर 1970 में एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजोग्राफी पित्ते की नालियों की इमेजिंग। और 1974 में एंडोस्कोपिक स्फिंक्टरोटोमी। 1979 में परकुटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी। 80 में एंडोस्कोपिक इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी यानी जिसमें हम खून की नालियों को बंद करने थे इंजेक्शन देते हैं, वो 80 में हुआ, जिससे वराइसिल ब्लीड को। ठीक है। 1980 में फिर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। 83 में एंडोस्कोपिक CCD एंडोस्कोप, ठीक है, उसका आगाज़ हुआ। ये 83 में हुआ डिजिटल इमेजिंग का। फिर 1985 में देखें अपर GI ब्लीडिंग, तो मैदे से खून बहने पर एंडोस्कोपिक का वो 1985 में जो है किया गया, जो वैराइसिल ब्लीड में भी होता है पेप्टिक अल्सर में, तो 1985 में। फिर 1990 में जो है एंडोस्कोपिक वैराइसिल लाइगेशन की गई, खून की नालियों को बंद करने के लिए बैंड लगाया। ठीक है। और 1996 में सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट जो रुकावट दूर करने के लिए फूलने वाले मेटल स्टेंट होते हैं। 2008 में एंडो माइक्रोस्कोपी यानी म्यूकोजा को माइक्रोस्कोपिक या हिस्टोलॉजी सतह पर देखने की सलाहियत। ठीक हो गया। तो ये सारी जो है इसके हमने देखे हिस्टोरिकल लैंडमार्क। अब आ जाएं अगले टॉपिक पे, द मॉडर्न एंडोस्कोपी यूनिट, यानी यहाँ पर हम जदीद एंडोस्कोपिक यूनिट के बारे में देखेंगे। पहले ऑर्गेनाइजेशन तंजीम देखें। यहाँ पर इसने समझाया है कि एक बेहतरीन एंडोस्कोपिक यूनिट के लिए दर्ज झेल चीज़ें ज़रूरी हैं। उसमें सबसे पहली बात स्टाफ का होना, एक ट्रेंड एंडोस्कोपिक नर्सिस हों और मखसूस एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो काम को सहारा दे सकें। दूसरा क्लिनिकल गवर्नेंस यानी यूनिट के फ़लसफ़े में कारकर्दगी का मुसलसल जायज़ा, अप्रेज़ल और असेसमेंट शामिल होनी चाहिए ताकि काम का मेयार बरकरार रहे। ठीक है, ये बात इसने कही। तो यानी क्लिनिकल गवर्नेंस हो। अब एंडोस्कोपिस्ट की ट्रेनिंग की बात करें तो एंडोस्कोपिस्ट की ट्रेनिंग पर बहुत तवज्जो दी जाती है। सीखने का अमल ये थ्योरी और प्रैक्टिकल तजर्बे पर मबनी होता है। फिर सुपरविज़न, जब तक कोई ट्रेनी मुकम्मल महारत हासिल ना कर ले उसे माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में काम करना होता है। फिर असेसमेंट है, महारत को परखने के लिए DOPs यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रोसीजर लॉग बुक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो असेसमेंट भी। फिर कह रहा है कि कारकर्दगी का मेयार यानी मार्कर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी क्या है कि हर एंडोस्कोपिस्ट को अपने काम का रिकॉर्ड रखना चाहिए, जिसमें ये बातें शामिल होनी चाहिए कि कंप्लीशन रेट, मसलन कोलोनोस्कोपी को मुकम्मल करने की शरह,
जैसे सीकल इंट्यूबेशन, या पॉलिप डिटेक्शन है रसोलियों को पहचानने की शरह, सिडेशन और कॉम्प्लिकेशन बेहोश करने की दवाई और उसके इस्तेमाल से होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इन सब का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, मार्कर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी। फिर डेटा मैनेजमेंट और सेफ्टी की बात कर रहा है कि यूनिट में ना एक बेहतरीन डेटा सिस्टम होना चाहिए जो दर्ज झेल चीज़ों का हिसाब रखे, गाइडलाइंस पर अमल दरामद, नियर मिसेस वो वाक़यात जिनमें नुकसान होते बचा हो, और डीकंटामिनेशन एंडोस्कोप को साफ़ और जर्म फ्री करने का अमल यानी स्कोप ट्रैकिंग जिसको हम कहते हैं। फिर मरीज़ों का इत्मीनान, पेशेंट सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक यूनिट में होती हैं। अच्छा, यूके का एक जो है इसने बात की है जग निज़ाम GAG निज़ाम जैग, कह रहा है यूके में जॉइंट एडवाइज़री ग्रुप जैग एंडोस्कोपिस्ट की महारत का जायज़ा लेता है और सर्टिफिकेशन देता है उनको। ये फ़ैसला दर्ज झेल बुनियादों पर किया जाता है। नंबर 1, कितने प्रोसीजर्स किए गए। नंबर 2, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जैसे एडिनोमा डिटेक्शन और सिडेशन का लेवल, ठीक है, उसकी बेसिस पे। और नंबर 3, ट्रेनिंग कोर्सेज में शिरकत और साथ काम करने वाले डॉक्टर्स की राय, ठीक हो गया। तो ये पूरी हमने देखी ऑर्गेनाइजेशन। अब आ जाए इक्विपमेंट पे। अच्छा, एंडोस्कोपिक इक्विपमेंट की तफसील जो है वो बहुत वसी है, लेकिन हर यूनिट के पास मरीज़ों की ज़रूरत के मुताबिक मुनासिब मकदार में साजो सामान होना ज़रूरी है ताकि काम में रुकावट ना आए। तो हर यूनिट के पास एंडोस्कोप्स, प्रोसेसर्स और एक्सेसरीज़ का काफ़ी ज़ख़ीरा होना चाहिए। तो इनमें दर्ज झेल आलात शामिल है। नंबर 1, एंडोस्कोप्स की इक़्तिसाम यानी कितनी टाइप्स होती हैं एंडोस्कोप्स की। सबसे पहले गैस्ट्रोस्कोप, फॉरवर्ड व्यूइंग यानी सामने देखने वाला, और लेटरल व्यूइंग साइड पर देखने वाला गैस्ट्रोस्कोप्स हो गए। नंबर 2 होते हैं इंटेरोस्कोप्स। इंटेरो यानी स्मॉल प्रॉक्सिमल स्मॉल बावल को, छोटी आंत के शुरुआती हिस्से को देखने के लिए इंटेरोस्कोप। फिर कोलोनोस्कोप, एडल्ट और पीडियाट्रिक कोलोनोस्कोप ताकि जो सख्त या बहुत ज़्यादा जो है टॉर्चुअस आंत का मुआयना हो सके, ठीक है। तो ये सारे हमने देखे स्कोप्स। अब मखसूस सेंटर्स के लिए जो आलात हैं उसमें स्मॉल बावल सेंटर्स जो हैं इन यूनिट्स में ना कैप्सूल एंडोस्कोपी और सिंगल डबल बैलून इंटेरोस्कोपी का होना ज़रूरी है ताकि छोटी आंत जैसे इलियम और जेजनम का इलाज और मुआयना किया जा सके। लेकिन जो बड़े सेंटर्स हैं जो कैंसर के लिए मखसूस हैं वहाँ लीनियर और रेडिकल एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, ठीक है, ये बात इसने कही। थेराप्यूटिक इलाज के आलात जो है इलाज के प्रोसीजर के लिए कुछ बुनियादी मशीन्स होना ज़रूरी होती हैं जिसमें इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट ये काटने और खून रोकने के लिए बुनियादी आला है। आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन APC, खून बहने को रोकने की एक जदीद टेक्निक है ये आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन। लेज़र और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, ये भी एडवांस इलाज में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो खुलासा ये है कि एक मुकम्मल यूनिट वही होता है, याद रखें, जहां हर तरह के मरीज़ और हर तरह की पेचीदगियों से कॉम्प्लिकेशन से निपटने के लिए जदीद मशीन्स भी हों और सही तादाद में स्कोप्स मौजूद हों, ठीक हो गया। अब आ जाए इंस्ट्रूमेंट डीकंटामिनेशन पे। एंडोस्कोप को साफ़ करने का मरीज़ों की हिफाजत के लिए नहायत ज़रूरी है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव यानी स्टीम की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इंस्ट्रूमेंट डीकंटामिनेशन साफ़ करने का अमल कैसा होता है कि एंडोस्कोप को हर प्रोसीजर के बाद HLD हाई लेवल डिसइंफेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि इन्फेक्शन एक मरीज़ से दूसरे में ना फैले। तो उसका बुनियादी उसूल है एक ऑटोक्लेविंग। एंडोस्कोप्स को स्टीम से साफ़ नहीं किया जाता, लेकिन उनके जो एक्सेसरी है ना जैसे फोर्सेप्स, उनको किया जा सकता है। हालांकि बेहतरीन तरीका यही है कि सिंगल यूज़ एक बार इस्तेमाल होने वाला आइटम इस्तेमाल किया जाए। स्टैंडर्ड ये है कि तमाम मरीज़ों के लिए, ख्वाह वो इन्फेक्टेड हों या ना हो, साफ़ सफाई का एक साख्त मयार होना चाहिए, ठीक है। फिर डीकंटामिनेशन के 2 मरहले स्टेजेस इसने बताए हैं। ये अमल 2 बराबर के अहम हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है मैनुअल क्लीनिंग, दूसरा केमिकल डिसइंफेक्शन। मैनुअल में इंस्ट्रूमेंट के अंदरूनी और बाहरूनी सतह को ज़ाहिरी गंदगी, डेब्रिस वगैरह हाथों से साफ़ करना, और केमिकल डिसइंफेक्शन में ना तमाम जर्म्स और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हर एंडोस्कोपिस्ट को अपने यूनिट में इस्तेमाल होने वाले केमिकल जैसे कि ग्लूटर एल्डिहाइड या पैर एसिटिक एसिड का इल्म होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 आता है डुओडेनोस्कोप्स और साख्त की एहतियात के बारे में इसने बताया है कि डुओडेनोस्कोप जो एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलन जो पैनक्रियाटोग्राफी ERCP में हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी सफाई में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इसकी वजह यह है कि इनका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होता है, उनमें मल्टी रेजिस्टेंट बैक्टीरिया छुप सकते हैं जो इन्फेक्शन फैलने का सबब बन सकते हैं।
तो यहाँ इसने नोट लिखा है, ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी ने 2020 में डीकंटामिनेशन की जदीद गाइडलाइंस जारी की हैं, जिन पर अमल करना लाजमी है। ठीक है, अब ये समरी बॉक्स देखिए 9.1, यहाँ पर इसने एक्सप्लेन किया है डिसइंफेक्शन ऑफ एंडोस्कोप्स। इसने अहम पॉइंट है कि एंडोस्कोप को ना स्टीम ऑटोक्लेव नहीं किया जा सकता। मैनुअल क्लीनिंग केमिकल डिसइंफेक्शन से पहले लाजमी है कि आप पहले मैनुअल क्लीन करो। बाकी जो डुओडेनोस्कोप है उसमें इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है। हमेशा कोशिश करें कि डिस्पोजेबल एक्सेसरीज इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, तो ये हमने देखा। अभी जो यहाँ पर इसने लिखा है ना, चैनल्स की सफाई, यानी डिसइंफेक्शन के दौरान एंडोस्कोप के तमाम रस्तों को ब्रश से साफ़ करना और उनमें डिसइंफेक्टेंट लिक्विड गुजारना, इरीगेशन करना लाजमी है। फिर इसने ट्रेसेबिलिटी का बताया है, रिकॉर्ड रखना, हर इंस्ट्रूमेंट और एक्सेसरी का मुकम्मल रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो कब किस मरीज़ पर और किस क्लीनिंग साइकिल में इस्तेमाल हुआ है। फिर तमाम स्टाफ के ट्रेन होना ज़रूरी है, उनकी हिफाजत का खास ख्याल रखना है, खुसूसन जब हम ना ग्लूटर एल्डिहाइड इस्तेमाल हो रहा हो, क्योंकि इससे एलर्जी या इम्यून सिस्टम की सेंसिटाइजेशन पैदा हो सकती है, तो स्टाफ का भी ख्याल रखना है। फिर डिसइंफेक्टेंट की ताकत, पोटेंसी और आलात पर किसी भी किस्म की जरासीमी गंदगी का बाकायदगी से मुआयना और चेकअप होना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाएं कि इसने एक्सप्लेन किया है आगे कि देयर आर करेंटली नो, जो है वो आपको पता है कि वेरिएंट क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज़, जिससे प्रायन एसोसिएटेड बीमारियों के लिए एंडोस्कोप्स को साफ़ करना का कोई 100% भरोसेमंद तरीका अभी तक कोई मौजूद नहीं है। हालांकि इससे पहले फैलने का ख़तरा बहुत कम होता है। तो यहाँ एक मखसूस सूरत हाल इसने बताई है कि जो VCJD, जिसको हम कहते हैं क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज़, हाई रिस्क मरीज़ जो कि नॉन हो या पॉसिबल है कि उनको ये डिज़ीज़ है, अगर किसी ऐसे मरीज़ की एंडोस्कोपी की जाए जिसे क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज़ हो या उसका शक हो, तो कोई इन्वेजिव प्रोसीजर किया जाए जिसमें आंत की झिल्ली म्यूकोज़ा को चीरा जाए और एक्सेसरी को वापस स्कोप के रास्ते निकाला जाए। तो अपना उसमें प्रोसीजर के बाद एंडोस्कोप को क्वारंटीन कर देना चाहिए, यानी अलग थलग कर लो उसको। ठीक है, दूसरा, एट रिस्क मरीज़ पूल्ड प्लाज्मा रेसिपिएंट, ऐसे मरीज़ जिन्हें पुराने वक्त में पूल्ड प्लाज्मा कंसनट्रेट मिले हों और वो क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज़ के ख़तरे पर हों, तो उनके लिए कवानीन थोड़े नरम हैं। उनमें इन्वेजिव प्रोसीजर करने से एंडोस्कोप के गंदा होने का ख़तरा अब ज़्यादा नहीं समझा जाता। तो एक मरतबा का बेहतरीन क्वालिटी अश्योर्ड डीकंटामिनेशन साइकिल काफ़ी समझा जाता है। लेकिन उस एंडोस्कोप को दूसरे स्कोप से अलग साफ़ करना चाहिए और सिंगल यूज़ डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, फिर क्वारंटीन की शरह इसने बताई है कि अगर यूनिट के पास ट्रेसेबिलिटी डेटा के कौन सा स्कोप कब और कैसे साफ़ हुआ उसका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद हो, तो अब एंडोस्कोप को क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, खुलासा ये है कि ना प्रायंस जो होते हैं आम बैक्टीरिया से मुख्तलिफ होते हैं और आसानी से ख़त्म नहीं होते, इसीलिए हम क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज़ वाले मामलात में ट्रेसेबिलिटी और मखसूस डिसइंफेक्शन के अमल को नहायत अहम करते हैं। ठीक हो गया, अब आ जाए कंसेंट इन द एंडोस्कोपी। अच्छा, कंसेंट में इसने बात ये की है कि एंडोस्कोपी में इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी मरीज़ की बाखबर इजाज़त लेना बेहतरीन मेडिकल प्रैक्टिस की बुनियाद है। USA में तकरीबन 1% मेडिकल नेग्लिजेंस गफलत के केसेस एंडोस्कोपी से मुतल्लिक होते हैं, जिनमें से अक्सर को बेहतर गुफ्तगू से रोका जा सकता था। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने का मकसद सिर्फ पेपर साइन करवाना नहीं होता, बल्कि इसके दर्ज झेल बड़े फ़ायदे भी हैं, जिसमें यहाँ पे इसने बताया कि मरीज़ की आज़ादी, ऑटोनमी, यानी मरीज़ के अपने जिस्म के बारे में फ़ैसला करने का हक़ को बरकरार रखता है। दूसरा, बेहतर ताल्लुक़ डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान गुफ्तगू को आसान बनाता है। इसके अलावा फ्यूचर में होने वाली शिकायत और मेल प्रैक्टिस के दवाओं के ख़िलाफ़ एक शील्ड के तौर पर भी काम करता है, यानी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। ठीक है, तो ये फ़ायदे भी हैं। तो कंसेंट के बुनियादी अज्जा जो हैं, कंपोनेंट हैं, वो कौन से हैं वो आपको समझना लाजमी है। एक तो नेचर, यानी प्रोसीजर क्या है और कैसे किया जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर का नेचर, कैसे किया जाएगा और क्या प्रोसीजर। फिर पर्पज़, आप क्यों किया जा रहा है, मकसद क्या है। फिर रिस्क, यानी इसमें ख़तरात शामिल हैं। उसके अलावा अल्टरनेटिव, अगर ये ना किया जाए तो दूसरे क्या रास्ते मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसेंट में करनी होती है डिस्कस। अच्छा, ख़तरात बताने का मियार जो है, स्टैंडर्ड ऑफ रिस्क डिस्क्लोजर, कह रहा है कि मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक मरीज़ को ये बताना ज़रूरी है कि मामूली मसाइल जो माइनर इवेंट्स हैं, वो तमाम ख़तरात जिनके होने का इम्कान 10% से ज़्यादा हो, 10% से ज़्यादा हो, तो वो आपको बताने हैं। या संगीन मसाइल, सीरियस इवेंट्स जो तमाम ख़तरा जिनके होने की शरह इंसिडेंस 0.5% से ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ समरी बॉक्स में इसने बताया है अहम ख़तरात जो रिस्क होते हैं एंडोस्कोपी के। एक तो होल परफोरेशन हो जाना, आंत में सुराख हो जाए, ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है पॉलिप वगैरह निकालने के बाद। सिडेशन का रिस्क होता है, बेहोश करने वाली दवाई से सांस या दिल के मसाइल हो सकते हैं। फिर इन्फेक्शन हो सकते हैं, जर्म्स फैल सकते हैं। फेलियर
प्रोसीजर का मुकम्मल ना होना, फेलियर हो जाए। ठीक है, तो ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने कंसेंट के लिए मुकम्मल गाइडलाइन जारी की हैं ताकि डॉक्टर्स और मरीज़ों दोनों की हिफाजत हो सके। तो इस समरी में यही इसने रिस्क बताएं कि सिडेशन से मुतल्लिक रिस्क है बेहोशी, यानी जो हम सिडेशन दे रहे होते हैं ना एंडोस्कोपी से, उसकी वजह से ना दिल और सांस की कॉम्प्लिकेशन, कार्डियो और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। फिर दांतों को नुकसान, क्योंकि हम पास कर रहे हैं तो डेंटिशन का टूटना या उन्हें चोट पहुँच सकती है। फिर एंडोस्कोपी में एस्पायरेशन का भी खतरा होता है, मैदे का मवाद सांस की नाली में चला जाए। फिर डायलेशन या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के बड़े मसाइल होते हैं, सुराख परफोरेशन हो जाए या हेमरेज हो जाए। पैग ट्यूब के खतरात हैं, पेट के ज़रिए जो गज़ा की नाली डालने के बाद सुराख होना, इन्फेक्शन या एस्पायरेशन का खतरा। कोलोनोस्कोपी या पोलीपेक्टमी के बाद जो है उनमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबल सिग्मोडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी के दौरान सुराख होना या खून बहना। ERCP के संगीन खतरात, पेनक्रेटाइटिस या कोलेंजाइटिस, परफोरेशन, हेमरेज। ठीक है, तो ज़रूरी बात यह है कि इन खतरात की शरह आम तौर पर बहुत ही कम होती है, लेकिन बेहतरीन इलाज के लिए डॉक्टर और मरीज़ दोनों को इनका इल्म होना ज़रूरी है ताकि वक्त पर इक़दाम किए जा सकें। ठीक है, तो आगे है सेफ़ सिडेशन। देखिए, एंडोस्कोपी में मरीज़ की हिफाजत के लिए सिडेशन का सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। तो आप महफूज सिडेशन कैसे करोगे, उसके कुछ बुनियादी उसूल हैं। अगर महारत से किया जाए तो अक्सर डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी बिना सिडेशन के या सिर्फ गले को सुन्न करने वाली जो स्प्रे होती है जिसको हम कहते हैं फेरिंजल एनेस्थीसिया, उसके साथ भी किया जा सकता है अगर महारत से किया जाए तो। लेकिन क्योंकि थेराप्यूटिक यानी इलाज वाले प्रोसीजर तकलीफ दह हो सकते हैं और मरीज़ अक्सर घबराहट, एंजाइटी का शिकार हो सकता है, तो इसीलिए कॉन्शियस सिडेशन कैसी होती है, उसमें ना होश में रखते हुए नींद जैसी हालत दी जाती है। कॉन्शियस सिडेशन हम देंगे तो याद रखें कि ये मुकम्मल बेहोशी नहीं होती, जनरल नहीं होता ये। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा खतरा क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। दवाई की वजह से सांस का सुस्त होना या रुक जाना एंडोस्कोपी से होने वाली मोर्टेलिटी की सबसे बड़ी वजह यही होती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और एक्चुअली मेरे फादर भी जो है वो DCLD के केस थे और उनकी भी इसोफेजियल वाराइसिस के लिए जो बैंड लाइगेशन की गई थी एंडोस्कोपी, तो उसमें भी उनको जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली फिर उनकी तबीयत जो है बिगड़ गई थी, लेकिन फिर फॉर्चुनेटली वो सही भी हो गई थी। तो एक बहुत बड़ी जो है वजह ये सिडेशन का खतरा होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, इसके अलावा ये खतरा खुसूसन बुज़ुर्ग मरीज़ों और उन लोगों में ज़्यादा होता है जिन्हें पहले से कोई दूसरी बीमारियों को मोबिडिटीज़ हो। ठीक है, तो ज़रूरी एहतियात और स्टाफ कह रहा है कि एनेस्थेटिस्ट का किरदार सिडेशन के सही तरीक़ों, प्रोटोकॉल्स के लिए एनेस्थीसिया के माहिरीन की राय लेना ज़रूरी है। फिर जनरल एनेस्थेटिक कुछ मखसूस सूरत हाल जैसे बच्चों की एंडोस्कोपी यानी पीडियाट्रिक एंडोस्कोपी में ना मुकम्मल बेहोशी की ज़रूरत होती है। जनरल एनेस्थीसिया सिर्फ वही स्टाफ दे सकते हैं जो इस काम में माहिर हों और जहां तमाम ज़रूरी एमरजेंसी आलात मौजूद हों। ये अक्सर BCQ आता है, एमरजेंसी आलात मौजूद हों तभी आप जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हो। तो खुलासा ये है कि सेफ सिडेशन का मकसद मरीज़ की तकलीफ़ को कम करना, लेकिन इस दौरान उसके सांस और दिल की रफ्तार, उसके वाइटल साइंस पर नज़र रखना सबसे अहम काम है ताकि किसी भी किस्म के हादसे से बचा जा सके। ठीक है, समराइज़ करूँ, समरी बॉक्स 9.3 देखें। इसमें इसने एंडोस्कोपी में सिडेशन के उसूल समझाए हैं। इसने कहा है कि फेरेंजल एनेस्थीसिया गले का स्प्रे, ज़्यादा हेवी सिडेशन लेने वाले मरीज़ों में गले को सुन्न करने वाला स्प्रे एस्पायरेशन का ख़तरा बढ़ा सकता है। ठीक है, फिर कोमोबिटीज़, दीगर अगर बीमारियाँ हैं मरीज़ को कोई पुरानी, तो उसकी पहचान लाजमी है ताकि सिडेशन की मिकदार हर मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक तय की जा सके। ठीक है, इसके अलावा इंट्रावीनस एक्सेस IV तमाम सिडेटेड मरीज़ों के लिए एक मज़बूत और महफूज IV लाइन कैनुला का होना ज़रूरी है। फिर बेंजोडाइज़ेपिन का इस्तेमाल, ये दवाइयाँ लगाने के 9 से 20 मिनट बाद अपना मुकम्मल असर दिखाती हैं, इसलिए इनकी डोज़ बहुत एहतियात से टाइट्रेट करके देनी चाहिए, खुसूसन बुज़ुर्गों और बीमार लोगों में। ठीक है, देन ओपिएट्स और बेंजोडाइज़ेपिन का मिलाप, इन दोनों के साथ इस्तेमाल असर को बहुत बढ़ा देता है, यानी उसमें फिर हमें साइनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट मिलता है। किसका, ओपिएट्स का और बेंजोडाइज़ेपिन्स का। तो हमेशा ओपिएट्स पहले देनी चाहिए और डोज़ को कम रखना चाहिए, ये बात याद रखें। फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत का कह रहा है कि तमाम सिडेटेड मरीज़ों के लिए इजाफी ऑक्सीजन, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देना लाजमी होता है। ठीक है, देन मॉनिटरिंग, मरीज़ की ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूरी है। ज़्यादा खतरे वाले मरीज़ों के लिए ब्लड प्रेशर और ECG मॉनिटरिंग भी लाजमी है। ट्रेंड असिस्टेंट, प्रोसीजर के दौरान मरीज़ की हालत पर नज़र रखने के लिए एक ट्रेंड असिस्टेंट का होना ज़रूरी है। रिससिटेशन सामान और सिडेशन को
के असर को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ, रिवर्सल एजेंट्स फ़ौरी तौर पर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो एमरजेंसी तैयारी भी होनी चाहिए। और प्रोपोफोल के इस्तेमाल का कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स के लिए हम प्रोपोफोल जैसे एनेस्थेटिक एजेंट्स का इस्तेमाल सिर्फ वहीं कर सकते हैं जिसने इसकी मखसूस ट्रेनिंग ली हो। रिकवरी और हिफाजत, बेंजोडाइज़ेपीन का असर जिस्म में 4 से 24 घंटे तक रह सकता है, इसलिए सही रिकवरी और मॉनिटरिंग ज़रूरी है। प्रोसीजर के बाद डॉक्टर्स को बताएं, मरीज़ को याद नहीं रहती डॉक्टर की बातें, तो इसलिए उन्हें नसीहत करें कि 24 घंटे तक ना गाड़ी चलाएं और ना ही अल्कोहल पिएं। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया ये टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ द एंडोस्कोपी इन पेशेंट्स विथ डायबिटीज़। ठीक है, एज माई फादर वॉज ऑल्सो अ नॉन केस ऑफ डायबिटीज़। अच्छा, तो ये पैराग्राफ अब क्या कहना चाह रहा है, इसमें इसने समझाया है कि डायबिटीज़ के मरीज़ों में एंडोस्कोपी मैनेज करना बहुत अहम है, क्योंकि प्रोसीजर्स से पहले और बाद में शुगर लेवल, उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल बदल सकता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ के मरीज़ों में ना एंडोस्कोपी में ऐसा है कि चूँकि तकरीबन 2% आबादी को डायबिटीज़ है, तो इसलिए एंडोस्कोपी से पहले और बाद में आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है, लाजमी है। तो हर यूनिट के पास इस सिलसिले में एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। नंबर 1, मैनेजमेंट पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। ये कहना चाह रहा है कि डायबिटीज़ को मैनेज करने का फ़ैसला दर्ज झेल चीज़ों पर होता है। एक तो डायबिटीज़ की किस्म कौन सी है, टाइप 1 है या टाइप 2 है, फिर कौन सा प्रोसीजर होना है, जैसे आप उसकी गैस्ट्रोस्कोपी कर रहे हो या कोलोनोस्कोपी कर रहे हो, फिर तैयारी और रिकवरी का वक्त, फिर मरीज़ की पुरानी शुगर कंट्रोल की हिस्ट्री कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक टाइप है, सपोज़ कि टाइप 1 इंसुलिन पर मबनी मरीज़ जिसकी शुगर कंट्रोल में ना हो और उसकी कोलोनोस्कोपी होनी हो, तो उसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी बनस्बत उस पेशेंट के कि जिसको टाइप 2 हो और मरीज़ सिर्फ गोलियां ओरल मेडिकेशन ले रहा हो। ठीक है, तो कंपैरेटिवली उस वाले को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। फिर नंबर 2, अब ज़रूरी हिदायत इसने बताई हैं कि दवाइयाँ, मरीज़ों को अपनी तमाम दवाइयाँ यूनिट में साथ लानी चाहिए। गाड़ी चलाने की बात कर रहा है, उन्हें नसीहत करनी चाहिए कि शुगर लेवल ऊपर नीचे होने के ख़तरे की वजह से गाड़ी ना चलाएं। फिर पहले अपॉइंटमेंट में आम तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ों की एंडोस्कोपी सुबह की लिस्ट में सबसे पहले होनी चाहिए, ताकि उनके खाने पीने का निज़ाम ज़्यादा मुतासर ना हो। ठीक है, तो उनको प्रायोरिटी उनकी पहले रखनी है। फिर कब दाखिल करना चाहिए, अक्सर मरीज़ों को एडमिट करने की ये पॉलिसी है कि अक्सर मरीज़ों को ओपीडी आउट पेशेंट की सतह पर वाज़े प्रोटोकॉल के साथ मैनेज किया जा सकता है, लेकिन दर्ज झेल मरीज़ों को हॉस्पिटल में दाखिल करना चाहिए। एक तो बुज़ुर्ग मरीज़, इसके अलावा जो ब्रिटल कंट्रोल, वो मरीज़ जिनकी शुगर बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होती हो, तो उनको एडमिट करके करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस में ना डायबिटीज़ की मखसूस टीम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मशवरा करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, यानी अब इसने बताया है कि एंटीबायोटिक के प्रोफाइलैक्सिस अक्सर, क्योंकि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए रूटीन में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ मखसूस सूरत हाल हैं जिनमें इन्फेक्शन से बचना लाजमी है। अब वो क्या है, सीखते हैं। ज़्यादातर एंडोस्कोपीज़ बिना एंटीबायोटिक के महफूज तरीके से की जा सकती हैं, लेकिन कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जिनमें खून में बैक्टीरिया दाखिल होने यानी बैक्टीरिया का खतरा ज़्यादा होता है, जो आपको टेबल 9.2 में दिखाया गया है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ऐसे में ना एंटीबायोटिक दर्ज झेल मसाइल से बचाने के लिए दी जाती है। पहला, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, यानी दिल के जो हमारे वाल्व्स हैं उनका इन्फेक्शन, उससे बचाने के लिए। इसके अलावा प्रोस्टेसिस इन्फेक्शन, अगर जिसम में कोई सर्जिकल प्रोस्टेसिस है उसके इन्फेक्शन से बचाएगा। फिर सिस्टेमिक सेप्सिस, पूरे जिसम में फैलने वाले संगीन इन्फेक्शन से। तो अब रिस्क फैक्टर्स क्या है, इन्फेक्शन का खतरा किसको है, वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो बैक्टीरिया का लेवल, यानी प्रोसीजर के दौरान कितने बैक्टीरिया खून में शामिल हुए, उतना जो है रिस्क फैक्टर है। दूसरा, मरीज़ की हालत, मरीज़ को पहले कौन सी बीमारियां हैं। अच्छा, अब जो गाइडलाइन है, बदलते हुए कवानीन है, उसमें कह रहा है कि पुराने तरीके में पहले उन मरीज़ों को लाजमी एंटीबायोटिक दी जाती थी जिन्हें कभी एंडोकार्डाइटिस रहा हो या जिनके दिल में मेटालिक वाल्व लगे हों, तो आप उनको देते थे। लेकिन अब जो जदीद गाइडलाइन आई है 2009 की, यूके की, तो उनमें तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि एंडोस्कोपी के दौरान एंडोकार्डाइटिस होने के केसेस बहुत ही कम रिपोर्ट हुए हैं। ठीक है, न्यूट्रोपीनिया, वो मरीज़ जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो, सिवियर न्यूट्रोपीनिया, तो उनकी एंडोस्कोपी से पहले हम एंटीबायोटिक ज़रूरत पड़ सकती है, उनको मतलब नीड पड़ सकती है एंटीबायोटिक्स की। तो समरी खुलासा यही है, एंटीबायोटिक का फ़ैसला हमेशा मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिसमें आप मरीज़ की हालत और हॉस्पिटल की लोकल गाइडलाइन को देख कर करते हो। आगे बढ़ने से पहले हम इस टेबल का थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं, जो बताता है कि किन प्रोसीजर्स में बैक्टीरिया का ख़तरा सबसे ज़्यादा है। टेबल देखें गौर से। सबसे पहले रेक्टल डिजिटल एग्जामिनेशन, ठीक है, जो फिंगर से हम करते हैं, 4% उसमें बैक्टीरिया का इम्कान है। प्रोक्टोस्कोपी में 5%, बैरियम एनेमा में 11% है। अच्छा, दांत साफ़ करना, टूथ ब्रशिंग में 25%,
दांत निकालने में लेकिन 30 to 60%, कोलोनोस्कोपी में 2 to 4, डायग्नोस्टिक अगर अपर GI एंडोस्कोपी है तो उसमें 4% है, सिग्मोइडोस्कोपी 6 to 9, ERCP 6%, ERCP अगर नाली बंद ना हो तो 6 है, अगर बंद हो ओक्लूडेड है तो वो 11%। अब वेरिसेल बैंड लाइगेशन में भी 6% है बैक्टीरिया का रिस्क। वेराइसिस स्क्लेरोथेरेपी में 10 to 50%, एमरजेंसी में ज़्यादा है। ईसोफेजल डायलेशन स्टेंटिंग में 34 to 54 ज़्यादा है। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इनमें जो है फाइन नीडल एस्पायरेशन में 0 to 6% है, ठीक है। और ईसोफेजल लेज़र थेरेपी में भी ज़्यादा है 35%, ठीक हो गया। तो एंटीबायोटिक कब ज़रूरी है? कुछ मखसूस प्रोसीजर में एंटीबायोटिक देना लाजमी है ताकि इन्फेक्शन से बचा जाए। एक तो पैग ट्यूब, गैस्ट्रोस्टमी हम जिसको कहते हैं, पेट में ना गज़ा की नाली डालते वक्त ज़ख़म या स्टोमा का इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, खुसूसन कैंसर के मरीज़ों में। तो इससे बचने के लिए आप कौन से दोगे? प्रोसीजर से पहले आप पेशेंट को कोएमोक्सिक्लेव का इंजेक्शन देना चाहिए, एंटीबायोटिक है कोएमोक्सिक्लेव। ERCP जो होती है बिलियरी ट्री की, अगर पित्ते की नाली बंद हो और मुकम्मल ड्रेनेज का इम्कान हो या मरीज़ को कोई और संगीन बीमारी हो तो एंटीबायोटिक रूटीन में दी जाती है। इसके अलावा एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, सिस्टिक कैविटी, जब एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के जरिए किसी सिस्ट का मादा निकाला जाए तो सिस्ट के इन्फेक्शन से बचने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लाइक कोएमोक्सिक्लेव का डोज देना चाहिए, ठीक है। तो एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि आप टेबल में देख सकते हैं कि रोज़ाना दांत साफ़ करने से बैक्टीरिया का खतरा 25% आम डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी से जो 4% है उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए हर एंडोस्कोपी के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ द एंटीकोगुलेशन इन द पेशेंट्स अंडरगोइंग एंडोस्कोपी। यानी एंडोस्कोपी से पहले खून पतला करने वाली दवाइयाँ एंटीकोगुलेंट को संभालना नहायत अहम है ताकि ना तो खून बहने का खतरा हो और ना ही दिल या दिमाग में खून जमने का। तो बहुत से मरीज़ वारफेरिन, हेपेरिन, एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रल जैसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो इनका फ़ैसला करते वक्त दर्ज झेल नुकात अहम है। उसमें आप समरी बॉक्स 9.4 देखो तो एंटीकोगुलेंट्स को मैनेज करने के लिए आपको 3 खतरात रिस्क का अंदाज़ा होना चाहिए। एक बीमारी का खतरा यानी मरीज़ की असली बीमारी की वजह से खून बहने का रिस्क, दूसरा प्रोसीजर का खतरा यानी एंडोस्कोपी के दौरान एंटीकोगुलेंट्स की वजह से खून बहने का खतरा, हेमरेज होने का, और तीसरा क्लोटिंग का खतरा, अगर आप दवाई बंद कर देते हो तो उसकी वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इवेंट का खतरा, ठीक है। तो ये तीन ही चीज़ें आपने जहन में रखनी होती हैं। तो अब एमरजेंसी एंडोस्कोपी जब खून बह रहा हो, अगर किसी एंटीकोगुलेंट मरीज़ को एमरजेंसी में खून बहने, GI ब्लीडिंग की वजह से एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें वारफेरिन और INR, अगर INR ज़्यादा है तो आप दवाई के असर को ख़त्म रिवर्स करने और खून बहने के दरमियान तवाज़ुन यानी बैलेंस आपने बनाना होता है फिर उस केस में। अब INR का लेवल देखें, एंडोस्कोपी और इलाज शुरू करने के लिए आम तौर पर INR को 1.5 तक लाना काफ़ी होता है, ठीक है। और दवाई की वापसी कह रहा है कि कामयाब एंडोस्कोपिक इलाज के 24 घंटे बाद खून पतला करने वाली दवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। आपने कर ली एंडोस्कोपी, फिर आप कंटिन्यू कर लो 24 घंटों के बाद एंटीकोगुलेंट को, ठीक है। तो यानी बैलेंस में रखना होता है हर चीज़ को। अब इसका फिगर है 9.2, यहाँ पे ये पूरा फिगर बना हुआ है चार्ट। एक्चुअली आई थिंक आपको विजिबल होगा। इस पूरे फिगर में इन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से पूरी जो है ये ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की 2021 गाइडलाइन दिखाई हैं, जिसमें एंडोस्कोपी के से पहले खून पतला करने वाली दवाइयाँ यानी एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट को कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, नंबर 1 लो रिस्क प्रोसीजर्स। देखिए इसको समझिए गौर से। प्रोसीजर जैसे डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी है, बायोप्सी करनी है या नहीं करनी, इसी तरह बिलियरी या पैनक्रेटिक स्टेंट डालना है या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करना है, तो ये सारे जो लो रिस्क वाले प्रोसीजर्स हैं, तो इनमें इस्तेमाल वारफेरिन का इस्तेमाल जारी रखें, कंटिन्यू रखें। यानी प्रोसीजर से एक हफ़्ता पहले आप INR चेक करें, अगर INR 5 से कम हो तो मुनासिब है, ठीक है, ये बात हो गई। फिर आती हैं डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोगुलेंट्स जैसे डेबिगैट्रिन, एपिक्साबैन वगैरह। तो ये सिर्फ प्रोसीजर की सुबह वाली डोज़ ना लें, यानी जिस दिन एंडोस्कोपी होनी है ना उस दिन आप उसका डोज़ ओमिट कर दें, मॉर्निंग डोज़ नहीं देना, ठीक है। नंबर 2 आता है हाई रिस्क प्रोसीजर्स। अब मैं बात करती हूँ हाई रिस्क प्रोसीजर्स की। यहाँ पे देखें, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हाई रिस्क देखें, ज़्यादा खतरे वाले काम जैसे अगर पॉलीपेक्टमी करनी है या एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजोपैनक्रेटोग्राफी विद स्फिंक्टरोटोमी,
या EMR ESD करना है डायलेशन के साथ, डायलेशन करनी है या पेग इंसर्शन करनी है, कोई भी ऐसा हाई रिस्क प्रोसीजर करना है, तो अब यहाँ पर वारफरिन की मैनेजमेंट किस तरह है, इसको मरीज़ की दिल की हालत कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है। अगर वो लो रिस्क कंडीशन है, मसलन जीनोग्राफ्ट वाल्व या एट्रियल फिब्रिलेशन, बिना किसी बड़े खतरे के, अगर ऐसा छोटा मसला है तो आप उस केस में ना एंडोस्कोपी से 5 दिन पहले, कितना लो रिस्क है तो आप 5 दिन पहले वारफरिन रोक दें, प्रोसीजर की शाम को फिर दोबारा शुरू करें। याद रखिएगा ये गाइडलाइन, ठीक है। लेकिन अगर वो हाई रिस्क है, मसलन उसको मेटल का हार्ट वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, मेटल हार्ट वाल्व है, माइट्रल स्टेनोसिस है, या हाल ही में होने वाला स्ट्रोक या क्लॉट हुआ था, तो अब इसमें आपने 5 दिन पहले वारफरिन रोकें, लेकिन उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का इंजेक्शन शुरू करें, जिसे हम ब्रिजिंग कहते हैं। तो प्रोसीजर वाले दिन इंजेक्शन ना लगाएं, आपने 5 दिन पहले वारफरिन रोके, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के इंजेक्शन स्टार्ट कर देने, बस उस दिन नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें आता है डायरेक्ट, ये तो हो गई पूरी वारफरिन की बात, जिस तरह वहाँ पे मैंने वारफरिन का बताया। अगर वो नहीं तो डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोगुलेंट। अगर आप डायरेक्ट एक्टिंग ओरल एंटीकोगुलेंट पे है वो पेशेंट, वारफरिन पे नहीं है, तो आम तौर पर प्रोसीजर से, मतलब हाई रिस्क है एंटीकोगुलेंट पे, तो आम तौर पे प्रोसीजर से 3 दिन पहले आखिरी डोज़ लें। 3 दिन तक नहीं लेनी, उससे पहले ली थी। अगर गुर्दे कमज़ोर हों, यानी क्रेटिनिन क्लियरेंस उसकी 30 to 50 है, तो 5 दिन पहले रोकें। तो प्रोसीजर के 2 से 3 दिन के बाद फिर दोबारा शुरू करें, ठीक है। और तीसरी बात आती है, अगर इन पे भी नहीं है, पेशेंट क्लोपिडोग्रल, प्रासुग्रल या टिकाग्रल पे है, यानी एंटीप्लेटलेट्स यूज़ कर रहा है, तो और वो लो रिस्क कंडीशन पे है, लाइक हार्ट डिजीज़, बिना स्टेंट के, तो उसमें आप एंडोस्कोपी से 7 दिन पहले दवाई रोक दें, 7 दिन पहले, ठीक है। ऐसी एंटीप्लेटलेट पे है लो रिस्क, तो आप 7 दिन पहले दवाई रोक रहे हैं, लेकिन एस्पिरिन जारी रखें, ये लो रोकें एंटीप्लेटलेट, एस्पिरिन लेकिन कंटिन्यू रहेगी। लेकिन अगर वो हाई रिस्क पे है, जैसे कोरोनरी आर्टरी स्टेंट लगा हुआ है, तो इस सूरत में आप कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी है। आमतौर पर एस्पिरिन जारी रखी जाती है, मगर दूसरी दवाएं जैसे P2Y2 इनहिबिटर को मखसूस वक्त के लिए रोका जा सकता है। तो खुलासा ये है कि जो लो रिस्क प्रोसीजर्स में दवाई बंद करने की कम ही ज़रूरत पड़ती है लो रिस्क वाले में, लेकिन जो हाई रिस्क प्रोसीजर हैं उनमें ब्लीडिंग से बचने के लिए हम दवाई को रोकना ज़रूरी है, मगर दिल के मरीज़ों में क्लॉट से फिर बचने के लिए हमें फिर हेपेरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का सहारा लिया जाता है। ठीक हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। इसने कहा है इलेक्टिव एंडोस्कोपी इन पेशेंट्स ऑन एंटीकोगुलेंट्स एंड एंटीप्लेटिलेट एजेंट्स। तो यानी प्रोसीजर को उनमें होने वाले खून के ख़तरे के हिसाब से 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होते हैं लो रिस्क, दूसरे हाई रिस्क प्रोसीजर्स। लो रिस्क जिनमें कम खतरा होता है वो होती है हमारी डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी हो गई, इसोफेजियोगैस्ट्रोडुओडेनोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। लेकिन जो हाई रिस्क है उसमें पॉलीपेक्टमी आ गया, ठीक है। तो लो रिस्क वाली में डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड आ जाता है, हाई रिस्क में हमारी एंडोस्कोपिक स्फिंक्टरोटोमी। लो में हम इंटेरोस्कोपी कर रहे हैं, हाई रिस्क में हम स्टेंट प्लेसमेंट भी करते हैं। लो रिस्क में हम ERCP बिना स्फिंक्टरोटोमी के, लेकिन हाई रिस्क में आप स्टेंट जैसे पैग ट्यूब इंसर्शन करते हो, ठीक है। लो रिस्क में आप म्यूकोजा की बायोप्सी ले सकते हो, लेकिन हाई रिस्क में आप डायलेशन करते हो और एंडोस्कोपिक गाइडेड फाइन नीडल एस्पिरेशन। तो फैसला कैसे करें? फैसला है कि लो रिस्क वाले प्रोसीजर के लिए आम तौर पर कोई दवाई रोकने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह मैंने अभी समझाया, लेकिन हाई रिस्क प्रोसीजर के लिए दवाई को मुनासिब वक्त के लिए रोकना पड़ता है ताकि संगीन ब्लीडिंग से बचा जा सके, ठीक है। क्योंकि वो पतला करें एंटीकोगुलेंट है तो और ब्लीडिंग हो सकता है, इसलिए फिर बैलेंस करना होता है हमें। आगे इसने कहा है कि अगले हिस्से में कि हम देखेंगे अगर दवाई रोकनी पड़े तो स्ट्रोक या हार्ट अटैक से फिर बचने के लिए क्या इक़दाम किए जाएँ। तो यहाँ पे इसने बताया टेम्परेरी सेसेशन, कह रहा है एंटीकोगुलेंट की टेम्परेरी बंदिश और गेस्ट्रोस्कोपी के बारे में कि एंटीकोगुलेंट और थ्रोम्बोएम्बोलिक रिस्क। कह रहा है दवाई रोकने का फैसला मरीज़ की असली बीमारी पर होता है। इस टेबल 9.3 में देखें, यहाँ दिखाता है कि दवाई रोकने से किस मरीज़ को क्लॉट बनने का कितना खतरा है। देखें, बीमारी है वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन का अगर पेशेंट है तो उसको हाईएस्ट रिस्क है। अगर आप उसका एंटीकोगुलेंट बंद करते हो एंडोस्कोपी की खातिर तो उसको रिस्क ज़्यादा है स्ट्रोक वगैरह होने का, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट का, ठीक है, AF वाले पेशेंट को। लेकिन अगर माइट्रल वाल्व जो है मैकेनिकल माइट्रल वाल्व लगा है उसको भी हाई रिस्क है, मसनूई। अगर किसी को मैकेनिकल वाल्व है और पुराना क्लॉट का मसला है उसको भी हाई रिस्क है। देन डीप वेन थ्रोम्बोसिस है अगर, तो उसको लो रिस्क है। आम एट्रियल फिब्रिलेशन बिना कॉम्प्लिकेशंस के
उसको लो रिस्क होगा। बायोप्रोस्थेटिक क्वाड्रेटी वाल्व है, लो रिस्क। एओर्टिक वाल्व है, लो रिस्क। ठीक है, तो इनमें ज़्यादा रिस्क था। एएफ और मैकेनिकल माइट्रल वाल्व, मैकेनिकल वाल्व, प्रीवियस थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट, उनको ज़्यादा रिस्क है। अच्छा, तो इस तरह के मरीज़ों पे आपने रखना है फोकस। ठीक है, अब अगला इसने बताया एस्पिरिन का इस्तेमाल। देखिए, एस्पिरिन और एनसेड जो दर्द की दवाइयाँ हैं, ये प्लेटलेट को जुड़ने से रोकती हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक स्टैंडर्ड डोज लेने से एंडोस्कोपी में खून बहने का खतरा ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए एंडोस्कोपी से पहले एस्पिरिन रोकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की बात करें, ओजीडी सबसे ज़्यादा किया जाने वाला प्रोसीजर है। इसमें ईसोफेगस, स्टमक और डुओडेनम को वाज़े देखा जाता है। रेट्रोवर्जन कह रहा है गैस्ट्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स में मैदे के ऊपरी हिस्से को देखने के लिए स्कोप को यू टर्न में मोड़ा देना लाजमी है। ठीक है, साइड व्यूइंग स्कोप भी है। अगर एम्पुला जैसे पित्ते की नली का दाखिली रास्ता देखना हो, एम्पुला देखना हो, तो साइड व्यू स्कोप चाहिए होता है। फिर बायोप्सी और टेस्ट के बारे में बता रहा है कि एंडोस्कोपी के दौरान ना सिर्फ आप टिश्यू सैंपल की बायोप्सी ली जाती है, बल्कि एच पाइलोरी का भी मौके पर टेस्ट यूरियस किट भी किया जा सकता है। ये भी फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा, अब ओजीडी कब करनी चाहिए, इंडिकेशंस क्या है? इसोफेजोगैस्ट्रोडोडेनोस्कोपी जो है आम तौर पर तब की जाती है जब मरीज़ को दर्द झेल मसाइल हो। एक तो वार्निंग साइन, मुसलसल उल्टियाँ हैं, खून की कमी, अनीमिया है, उसमें भी आप करते हो। वज़न की कम होना, खाना निगलने में दुश्वारी है, डिस्फेजिया के लिए, या खून बह रहा है, लाइक अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है, तो उनमें आप वार्निंग साइंस में करते हो। ये कौन से वार्निंग साइंस हैं? मुसलसल उल्टियाँ हैं, खून की कमी, अनीमिया है, वज़न कम हो रहा है, डिस्फेजिया या खून बह रहा है। फिर अगर परसिस्टेंट सिम्टम है, यानी अगर दवाओं के बावजूद तकलीफ़ दूर नहीं हो रही, तो उसमें करोगे। मैल अब्जॉर्प्शन यानी क्रोनिक डायरिया और गज़ा जज़ब ना होने का मसला है, तो उसमें पहचान के लिए आप करोगे। फिर सर्विलेंस के लिए भी करते हो, जैसे बैरेट इसोफेगस है या जेनेटिक बीमारियाँ लाइक फैप, फेमिलियल एडिनोमेटोसिस, पॉलीपोसिस है, तो उनमें कैंसर के खतरे पर नज़र रखने के लिए सर्विलेंस के लिए भी आप एंडोस्कोपी करते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नोट ये है कि आजकल ना ओपन एक्सेस एंडोस्कोपी की वजह से बहुत से गैर ज़रूरी प्रोसीजर्स हो रहे हैं। गाइडलाइन ये कहती है कि नौजवान मरीज़ों में पहले एसिड सप्रेशन दवाइयाँ और एच पाइलोरी ब्रेथ टेस्ट इस्तेमाल किए जाएँ और ओजीडी सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर की जाए। ठीक है, अगला मौजू क्या, आप यहाँ देखो लिखा हुआ है कि थेरेप्यूटिक ओजीडी सिर्फ बीमारी पहचानने के लिए नहीं, बल्कि उसका इलाज करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो उसमें सबसे अहम काम खून बहने, हेमरेज को रोकना और तंग रस्तों को खोलना है। तो देखिए, थेरेप्यूटिक ओजीडी मैं आपको थोड़ा समझाऊँ तो खून बहने का इलाज ऐसे है, हेमोस्टेसिस। एमरजेंसी में सबसे ज़्यादा किया जाने वाला जो काम पेट या इसोफेगस से होने वाले खून को रोकना है। तो उसमें मैंने जो जिस तरह आपको बताया, जो कॉमनली होता है इसोफेजियल वराइसिस के लिए। ठीक है, यानी जो फूली हुई जो वेसल्स होती हैं, वराइसिस, उनके लिए बैंड लाइगेशन सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसने पुराने स्क्लेरोथेरेपी की जगह ले ली है। यानी पहले स्क्लेरोथेरेपी होता था इंजेक्शन, अब जो है नया आ गया बैंड लाइगेशन। फिर इसोफेगस की। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक वराइसिस भी होती हैं, स्टमक की फूली हुई नालियाँ, थ्रोम्बिन बेस्ड ग्लूज़ हैं, उनके इस्तेमाल से किया जाता है। ठीक है, एक ग्लू होती है थ्रोम्बिन बेस्ड। फिर पेप्टिक अल्सर की वजह से अगर खून बह रहा है, अपर जीआई ब्लीड हो रहा है, अल्सर से खून आ रहा है, तो उसमें फिर हम एड्रेनलिन इंजेक्शन के साथ थर्मल कोगुलेशन या एंडोक्लिप का मिलाप कॉम्बिनेशन सबसे असरदार होता है। उसके बाद 72 घंटे तक आपने ना पेशेंट को आईवी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देना लाजमी होता है। ठीक है, लाइक मेरे फादर की जो है वो होती थी बैंड लाइगेशन, और उसमें फिर उनको जो है टर्ली प्रेसन दिया जाता था हर आई थिंक 4 आवर्स पे। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है एंजियोएक्टेजिया, खून की छोटी नालियों से होने वाले जो रास्ते ब्लीडिंग है, उनके लिए आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन बेहतरीन है, क्योंकि इससे जलन की गहराई कंट्रोल में रहती है। जो बर्न है ना, तो एंजियोएक्टेजिया में हम एपीसी करते हैं, आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन। फिर हीमोस्टेटिक पाउडर्स भी आजकल आ गए हैं। ये पाउडर मखसूस जगहों पर छिड़काया जाता है ताकि डिफ्यूज़ खून को रोका जा सके, फैले हुए खून को। ठीक है, अब तंग रस्तों का इलाज कैसे है? एंडोस्कोपी से आप सिर्फ ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं करते, डायलेशन के लिए भी यूज़ होता है। अगर इसोफेगस या पाइलोरस तंग हो जाए, तो स्ट्रक्चर्स हो जाए, तो उसे खोलने के लिए तरीका इस्तेमाल होता है बैलून डायलेटर थ्रू द स्कोप, जिसको हम कहते हैं TTS, थ्रू द स्कोप बैलून्स, जो स्कोप के अंदर से दाखिल किए जाते हैं। बॉजी डायलेटर भी हैं, ट्रेडिशनल गाइड वायर बेस्ड सिस्टम, जैसे सेवरी गिलियार्ड डायलेटर। ठीक है, स्टेंट भी आ गए हैं, मुश्किल केसेस में बायोडिग्रेडेबल, जो खुद ब खुद घलने वाले या रिमूवेबल स्टेंट लगाए जाते हैं। अब एकलेजिया का भी इलाज होता है इससे। अगर जो है
मरीज़ का निचला हिस्सा स्फिंक्टर ना खुल रहा हो तो न्यूमेटिक बलून इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो खुलासा यही है कि थेराप्यूटिक जो इसोफेजियो गैस्ट्रोडुओडेनोस्कोपी है, इसने पुरानी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है, जिससे मरीज़ की रिकवरी जल्दी होती है और ख़तरात भी कम हो जाते हैं। थेराप्यूटिकली अभी ये बहुत फ़ायदेमंद है ये। ठीक है, जदीद थेरेप्यूटिक ओजीडी का इसने थोड़ा सा यहाँ पे बताया है कि एकलेजिया और रिफ्लक्स का इलाज पोएम जो जिसको हम कहते हैं पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। एकलेजिया के लिए एक नई टेक्निक इस्तेमाल हो रही है जिसमें मैदे के रास्ते की मसल को काट कर रास्ता खोला जाता है, हमने मेडिसिन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, बोटॉक्स इंजेक्शन है, कमज़ोर मरीज़ों में लोअर स्फिंक्टर में बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, मगर इसका असर सिर्फ 3 से 6 महीने रहता है। फिर गॉर्ड रिफ्लक्स के लिए, गर्ड के लिए, मैदे की जलन को रोकने के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जो स्फिंक्टर है इसको करते हैं एब्लेट, या म्यूकोजल रिसेक्शन की जाती है, मगर ये अभी तक सर्जरी फंडोप्लिकेशन जितनी कामयाब नहीं मानी जाती। ठीक है, उसके बाद कुछ बेरियाट्रिक और न्यूट्रिशनल प्रोसीजर्स में भी यूज़ हो रहा है ना। बेरियाट्रिक थेरेपी जैसे वज़न कम करने के लिए इंट्रागैस्ट्रिक बलून यानी मैदे में बलून डालना और स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी जैसे तरीके सर्जरी का बेहतरीन अल्टरनेटिव बन रहे हैं। फिर पैक ट्यूब भी हम डाल रहे हैं। वो मरीज़ जो मुंह के रास्ते से खाना नहीं खा सकते, जैसे कैंसर वगैरह है या कोई दिमागी बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल तो उनमें पैक ट्यूब डालना गज़ा पहुंचाने के लिए मौसर तरीका है। कैंसर और स्टेंट कह रहा है, मेटल के स्टेंट कैंसर की वजह से फूड पाइप या मैदे का रास्ता बंद हो जाए तो सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट जिसको हम कह रहे हैं सैम्स, ठीक है सैम्स, ये यूज़ हो रहे हैं। ये डालने से निगलने की डिस्फेजिया जो दुश्वारी है वो ख़त्म हो जाती है। फिर EMR EST कह रहा है अब कैंसर की शुरुआती हालत जो अर्ली न्यूप्लेजिया है उसको सर्जरी के बगैर हम EMR यानी एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन या SMR सब म्यूकोजल डाइसेक्शन के ज़रिए निकालना मुमकिन है। फिर बैरेट इसोफेगस के मरीज़ों में कैंसर के बचने के लिए हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन के ज़रिए पुरानी झली जो एपिथेलियम है उसको जला कर ख़त्म भी कर सकते हैं। बैरेट इसोफेगस अर्ली स्टेज पे इसको डायग्नोस करके रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेट कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसने समझाई। अब पिक्चर्स में मैं आपको सारी दिखाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा देख लें टॉपिक। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक इसोफेजियो गैस्ट्रोडोंटोस्कोपी, दोनों हमने देखी, डायग्नोस्टिक भी हमने, थेरेप्यूटिक भी। अब इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रही हैं। डायग्नोस्टिक OGD एक बहुत महफूज प्रोसीजर होता है, 10,000 में से सिर्फ एक संगीन केस होता है डायग्नोसिस वाला। ज़्यादातर मसाइल सेडेशन वाले होते हैं या मरीज़ की पुरानी दिल और सांस की बीमारियों की वजह से ही होते हैं। तो सबसे पहला परफोरेशन, सुराख होना, ये डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी में बहुत कम है, रेयर है। लेकिन अगर थेराप्यूटिक काम हो रहा हो, जैसे रास्ता खोल रहे हैं या कैंसर को निकाल रहे हैं, तो उसमें परफोरेशन ज़्यादा है। तो 9.5 समरी बॉक्स है। ईसोफेजल परफोरेशन की क्या अलामात होती हैं। भाई ईसोफेगस आप कर रहे थे एंडोस्कोपी, ईसोफेगस से परफोरेट हो गया, पता कैसे चले। अगर प्रोसीजर के बाद ये अलामात हो तो मतलब परफोरेशन हुई है। एक तो गर्दन या सीने में पेशेंट दर्द की कंप्लेन कर रहा है, गर्दन में या सीने में, ठीक है, या उसकी दिल की रफ्तार का तेज़ी से बढ़ना, टैकीकार्डिया हुआ है उसको, ठीक है, या उसको डिस्फेजिया हुआ है, थूक निकलने में दुश्वारी है या थूक का मुंह से बहना, डिस्फेजिया, तो मतलब आपने परफोरेट कर लिया है। हाइपोटेंशन है, उसका BP जो है कम हो गया है, या उसको पेट में दर्द है, या फिर उसको सर्जिकल एम्फाइसीमा हुआ है, जल्द के नीचे हवा भर गई है, ठीक है, तो परफोरेशन की अलामत है। तो परफोरेशन का इलाज क्या है। आप ना जल्दी से डायग्नोसिस के लिए CT स्कैन या पानी में घुलने वाले जो वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट है उसके साथ एक्सरे करोगे, वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट के साथ एक्सरे करो या CT स्कैन करो। इब्तिदाई इक़्तिदामात ये है कि मरीज़ का खाना पीना बंद, NPO पे रखें, IV फ्लूइड और एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, और फौरी तौर पर एक माहिर अपर GI सर्जन का मुआयना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी मैं आपको पिक्चर एक्सप्लेन कर लेती हूँ, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ द एंडोस्कोपिक असेसमेंट ऑफ द स्मॉल बाउल। इस टॉपिक पे जाने से पहले हम देख लें, सारी पिक्चर्स हमने देख ली थी। ये पिक्चर देखें, यहाँ पर इसने जो है एक नॉर्मल अपर GI एंडोस्कोपी दिखाई है, ठीक है, शोइंग द गैस्ट्रो ईसोफेजल जंक्शन। ये आपको नज़र आ रहा है, ये गैस्ट्रो ईसोफेगस का जंक्शन, ये स्फिंक्टर है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये जो फिगर है B फिगर, यहाँ पे गैस्ट्रिक फंडस है इन द J पोजीशन में गैस्ट्रिक फंडस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक एंट्रम है, एंट्रम जो हिस्सा होता है ना नीचे वाला। अब यहाँ से शुरू हो गया सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम, ये देखिए इसके जो म्यूकोजा है उससे ही आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ द डुओडेनम। देन एंडोस्कोपी में इस तरह दिखता है, ठीक है, आपने देखा होगा वार्ड में भी। देन 9.4 फिगर में यहाँ पे ग्रेड 2 के ईसोफेजल वराइसिस शोन है, ठीक है। एक्चुअली यूँ होता है जब हम पेशेंट को DCLD, जिस तरह अगर पेशेंट है वराइसल ब्लीड का, तो जब वो इसके ग्रेड्स होते हैं वराइसिस के भी, ये वेसल्स फूली हुई हैं, फिर ये ब्लीड करती हैं, फट जाती हैं, तो पोर्टल हाइपरटेंशन जितनी ज़्यादा होती है फिर आगे आगे टाइम के साथ ही बढ़ती है। तो शुरू में अगर ग्रेड 1 है या 2 है तो हम
6 माह बाद, 12 माह बाद कहते हैं आप एंडोस्कोपी करवाएं। लेकिन जिस तरह ग्रेड बढ़ता जाता है, 3 होता है, 4 होता है, तो फिर पेशेंट को हर मंथ बाद जो है फ्रीक्वेंटली फिर एंडोस्कोपी करवानी होती है, बैंड लाइगेशन करवानी होती है। बैंड्स इसमें लगाए जाते हैं उस पर, और फिर वो वेसल वो जो है ना टाइम के साथ स्लो ऑफ हो जाता है। वो वेसल पे हम बैंड लगाते हैं, वो फूली हुई वेसल पे, और फिर वो स्लो ऑफ होकर GIT में चला जाता है। फिर वो रप्चर होने के चांसेस उसके कम होते हैं, वेराइसिस फटती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिगर है, इसमें ग्रेड 2 ईसोफेजियल वेराइसिस दिखाया है, विच कैन बी ट्रीटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ बैंड। आप बैंड लगाओगे ताकि वेसल को लाइगेट करें और ब्लड फ्लो यहाँ पे रिड्यूस करें। ठीक है, then again this one picture 9.6, this is a classic appearance of the gastric enteral vascular ectasia which is often treated with the argan plasma coagulation। मैंने कहा ना ectasia में हम APC से ट्रीट करते हैं, ये ectasia का केस है, वेसल्स की ectasia हुआ है, उसको आप APC करोगे, argan plasma coagulation। then again this picture is a gastric ulcer हुआ है, इसको देखें, एक्टिव ब्लीडिंग के साथ ही गैस्ट्रिक अल्सर है। ठीक है, इनिशियली ए फिगर में देखिए, इनिशियली आपने इसको एड्रीनलिन इंजेक्शन के साथ ट्रीट किया टू अचीव द हीमोस्टेसिस। फिर बी फिगर तक ये देखिए, हीमोस्टेसिस के लिए आपने इसको एड्रीनलिन दिया। अब 2 हीमोक्लिप्स जो हैं फिर आपने उसमें अप्लाई किए ताकि वो दोबारा से रीब्लीड ना करे ये अल्सर। ठीक है, ये अब क्लिप लगा दिए टू प्रिवेंट द रीब्लीडिंग। तो ये सारे आप एंडोस्कोपिकली ये करते हो प्रोसीजर्स। फिर ये भी एक एंडोस्कोपी में दिखाया गया, पायलोरिक स्ट्रक्चर बन गया है। ए फिगर में देखें, इट कैन बी डायलेटेड यूजिंग अ थ्रू द स्कोप बैलून, जिसको हम कह रहे हैं TTS बैलून, थ्रू द स्कोप बैलून अंडर द डायरेक्ट विजन टू मिनिमाइज द कॉम्प्लिकेशन। उसकी मदद से हम इसको डायलेट कर रहे हैं स्ट्रक्चर को थ्रू द स्कोप बैलून की मदद से। ठीक है, पायलोरिक स्ट्रक्चर हुआ है। अब ये जो पिक्चर है 9.8, ये स्कीमेटिक डायग्राम है परकुटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी इंसर्शन की। देखिए, स्टैंडर्ड एंडोस्कोपी इज़ परफॉर्म टू इंश्योर दैट देयर आर नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू गैस्ट्रोस्टमी इंसर्शन। द स्टमक इज़ इंसफलेटेड विथ एयर, पहले आप एयर भरते हो, और डायरेक्ट परकुटेनियस नीडल जो है पंचर इज़ मेड एट द पॉइंट वेयर द स्टमक एबट्स द एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, लिग्नोकेन इज़ इन्फ्यूज्ड ऑन विथड्रॉल। A trocar is inserted in a wire passed into the stomach which can be caught with a snare। फिर बी फिगर में देखें, ये स्नेयर के साथ उसको उसने पकड़ा है। द स्कोप इज़ विथड्रॉन, इसमें देखें सी फिगर में, स्कोप इज़ विथड्रॉन पुलिंग द वायर आउट थ्रू द माउथ एट विच पॉइंट इट इज़ अटैच टू द गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब। द गैस्ट्रोस्टमी इज़ पुल्ड थ्रू द इनटू द स्टमक एंड आउट थ्रू द ट्रैक क्रिएटेड बाय द ट्रोकार इंसर्शन। समझ आई ये बात? इसमें पूरा इसने जो है ना पैक ट्यूब डालने का अमल, स्कीमेटिक डायग्राम समझाइए। तो यानी पहले मरहले में इसने कहा कि जगह का इंतखाब करना होता है। सबसे पहले आप एक आम एंडोस्कोपी की जाती है ताकि देखा जा सके कि रास्ता साफ़ है। स्टमक में हवा भरी जाती है ताकि वो फूल कर पेट की दीवार यानी हमारी एब्डोमिनल वॉल के साथ लग जाए पेशेंट की। तो फिर बाहर से फिर आप ना एक सुई नीडल दाखिल की जाती है और वापसी पर लिग्नोकेन लगाई जाती है। फिर बी फिगर में देखो, यहाँ पर इसमें बी फिगर में अब क्या कहते हैं, हम दूसरे मरहले में गाइड वायर का गुजार करते हैं, यानी एक मखसूस आला ट्रोकार पेट के रास्ते दाखिल किया जाता है और उसके अंदर से एक बारीक वायर मैदे में भेजी जाती है। अब एंडोस्कोप के ज़रिए मैदे के अंदर मौजूद एक जो है स्नेयर उस वायर को पकड़ लेता है। ये देखें, एंडोस्कोप के ज़रिए फिर हमने उसको भेजा है। अब ये तीसरी फिगर में देखें, तीसरा मरहला होता है अब ट्यूब को जोड़ना। एंडोस्कोप को वापस मुंह के रास्ते निकाला जाता है, जिसके साथ वो वायर भी मुंह से बाहर आ रही है। इस मौके पर वायर के उस सिरे एंड को गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब के साथ मजबूती से बांध दिया जाता है। ठीक है, फिर चौथा मरहला होता है ट्यूब को खींचना। अब पेट वाली साइड से वायर को वापस खींचा जाता है। इस तरह से गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब मुंह से होती हुई मैदे में पहुंचती है और फिर उस सुराख यानी ट्रैक से यूँ बाहर निकल आती है जो ट्रोकार ने बनाया था। अब ट्यूब का अंदरूनी हिस्सा इंटरनल बम्पर मैदे की दीवार के साथ लगकर उसे वहीं रोक लेता है। ठीक है, तो इस तरह से यूँ होती है। खुलासा ये कि इस टेक्निक को हम कहते हैं पुल टेक्निक। पुल टेक्निक कहा जाता है क्योंकि इसमें ना ट्यूब को मुंह के रास्ते स्टमक की दीवार तक खींचा जाता है। ये गज़ा पहुंचाने के लिए एक नहायत महफूज और असरदार तरीका है। ठीक है, पैक ट्यूब इंसर्शन। देन अगेन आप ये पिक्चर देखो, यहाँ पर इसने एक सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल जो है वो स्टेंट दिखाया है। में एलिविएट द सिम्टम रिलेटेड टू मैलिग्नेंट ईसोफेजियल स्ट्रक्चर, लेफ़्ट पे ये स्टेंट डाला है इन्होंने। और एंडोस्कोपिक व्यू है डिप्लॉयड स्टेंट का राइट टू द रेडियोग्राफिक इमेज। ठीक है, ये है वो जो है स्टेंट। ठीक है, अगेन लास्ट ये पिक्चर है नोवल अपर
इसमें जो है नोवल अपर जीआई थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ इसोफेजोगैस्ट्रोडुओडेनोस्कोपी इंक्लूड द यूज़ ऑफ एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन टू रिमूव अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर लीविंग अ क्लीन बेस। यानी इस कैंसर को बगैर किसी बड़ी सर्जरी के सिर्फ एंडोस्कोपिक के ज़रिए निकाला जा सकता है। तो कैंसर वाले हिस्से को इस तरह काटा रिसेक्ट करते आता है कि निचला हिस्सा सतह बिल्कुल साफ़ क्लीन बेस रह जाती है, जिसका मतलब है कि कैंसर का मुतासरा हिस्सा मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। ठीक है, ये इन्होंने एंडोस्कोपी के लिए किया है। तो यानी सर्जरी से बच के जल्दी रिकवरी हो जाती है, तो ये फ़ायदे हैं। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, विच इज़ द एंडोस्कोपिक असेसमेंट ऑफ द स्मॉल बावल। अब एंडोस्कोप से स्मॉल बावल को भी देखा जाता है। स्मॉल बावल जो है उसका मुआयना करना मैदे या बड़ी आंत के मुआयने से थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने अब आसान बना दिया है। छोटी आंत को देखने की ज़रूरत में स्टमक या पित्ते के मुकाबले में कम पड़ती है, इसीलिए इसकी टेक्नोलॉजी में तरक्की ज़रा सुस्त रही है। ठीक है, तो कब ज़रूरत पड़ती है, इंडिकेशंस क्या हैं? एक तो गैर वाज़े खून का बहना, यानी अगर इसोफेजोगैस्ट्रोडुओडेनोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी नॉर्मल हो मगर मरीज़ को मुसलसल आयरन की कमी अनीमिया रहती है और आपने फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट किया है और वो भी फॉर सपोज़ अगर पॉजिटिव आता है, यानी ब्लीडिंग हो रही है इंटरनली, लेकिन पता नहीं है कहाँ से हो रही है ब्लीडिंग, तो उस केस में उसका पखाने के रास्ते से यानी खून आ रहा है, तो गैर वाज़े खून के बहने में आप ये करते हो स्मॉल बावल एंडोस्कोपी। दूसरी वजह इंडिकेशन होती है मैल एब्जॉर्प्शन, यानी जब गज़ा आंतों में सही से जज़ब नहीं हो रही, वो देखने के लिए वजह क्या है आप करते हो। फिर क्रोहन डिजीज़ में अगर पेट दर्द और दस्त के साथ जिस्म में इन्फ्लामेशन की अलामत हो, उसमें करोगे। पॉलीपोसिस सिंड्रोम जो ख़ानदानी बीमारियाँ है, रसूलिया न्यूप्लेजिया, उन पर नज़र रखने के लिए। तो अब स्टैंडर्ड इंटेरोस्कोपी की हदूद क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं? एक आम जो इंटेरोस्कोप है मैदे के आखिरी रास्ते पाइलोरस से सिर्फ 100 सेंटीमीटर आगे तक जा सकता है। ठीक है, पाइलोरस से 100 सेंटीमीटर तक जा सकता है, तो इसमें तकरीबन 45 मिनट लगते हैं। ये प्रोसीजर मरीज़ के लिए तकलीफ़देह हो सकता है, जिसके लिए ज़्यादा सेडेशन की ज़रूरत पड़ती है। इससे परफोरेशन होने का ख़तरा भी बढ़ गया है। तो दो बड़ी इनकलाबी इजादात जो हमारे मेजर एडवांसेस आए हैं इस मसले के हल के लिए। पहले ज़माने में छोटी आंत के लिए बैरियम टेस्ट या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन मगर अब दो चीज़ों ने इसका हल निकाल दिया है। एक कैप्सूल एंडोस्कोपी, ये एक छोटी सी कैप्सूल की तरह होती है जिसमें कैमरा लगा होता है, मरीज़ इससे बगैर किसी सिडेशन के निगल लेता है और ये पूरी छोटी आंत की तस्वीरें बना लेता है। दूसरी है सिंगल डबल बैलून इंटेरोस्कोपी, सिंगल या डबल बैलून इंटेरोस्कोपी। ये एक निहायत जदीद टेक्निक है जिसमें बलून की मदद से एंडोस्कोप को पूरी छोटी आंत के अंदर तक ले जाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इससे ना सिर्फ आंत को देखा जाता है बल्कि बायोप्सी और इलाज थेरेप्यूटिक भी किया जा सकता है। अब टेबल आप देखो अगर 9.4, तो उसमें स्मॉल बावल की इन्वेस्टिगेशंस की इख्तिसाम दिखाई है इसने। एक है कैप्सूल एंडोस्कोपी, आसान, दर्द नहीं होता, पूरी आंत दिखाता है, लेकिन उसमें जो नुकसान है वो है कि बायोप्सी नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं कैप्सूल से। फिर बैलून इंटेरोस्कोपी है, उसमें बायोप्सी और इलाज तो मुमकिन है लेकिन मुश्किल प्रोसीजर है, सिडेशन चाहिए। फिर सीटी या एमआरआई इंटेरोग्राफी है, उसमें दीवार की मोटाई और बाहर की चीज़ें दिखाता है लेकिन म्यूकोज़ा को वाज़े नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद आती है कैप्सूल एंडोस्कोपी। अच्छा, कैप्सूल छोटी आंत के मुआयने के लिए एक नहायत आसान और गैर तकलीफ़दा तरीका है। मैंने आपको बताया ना कि इसमें 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। एक होता है कैप्सूल, एक बड़ी विटामिन की गोली के बराबर का आला जिसमें कैमरा, एलईडी लाइट, बैटरी और ट्रांसमीटर लगा होता है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें डेटा रिकॉर्डर होता है, एक छोटा सा आला जो मरीज़ के जिस्म के बाहर पहनते हैं, एक छोटा सा आला जो मरीज़ जिस्म के बाहर पहनता है और कैप्सूल से भेजी गई तस्वीरों को रिकॉर्ड करता है। तो ये हो गया डेटा रिकॉर्डर। तीसरा है वर्क स्टेशन, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो रिकॉर्ड शुदा डेटा की वीडियो की शक्ल में दिखाता है ताकि डॉक्टर उसका मुआयना कर सकें। अब इस कैप्सूल एंडोस्कोपी का फ़ायदा ये मुंह से लेकर कॉलन तक पूरी आंत का बेहतरीन नज़ारा विजुअलाइजेशन देता है। गैर वाज़ी ब्लीडिंग यानी अकल्ट ब्लीडिंग और क्रोहन डिजीज़ की तशखीस में ये दूसरे टेस्ट के बेहतर साबित हुआ है और इसमें सिडेशन एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती। तो एहतियात और ख़तरात कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि कैप्सूल एंडोस्कोपी हर मरीज़ के लिए मुनासिब नहीं होती। अगर स्ट्रक्चर है, तंग रास्ता है, अगर आंत में कहीं कोई रुकावट है, स्ट्रक्चर हो, तो कैप्सूल वहाँ फंस सकता है जिससे आंतों का बंद होना ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ऐसे में कैप्सूल निकालने के लिए सर्जरी की फिर ज़रूरत पड़ सकती है, आप नहीं करोगे। तो दूसरा है गैस्ट्रोपैरेसिस, अगर मैदा बहुत सुस्त हो और खाना आगे ना बढ़ रहा हो तो कैप्सूल वहीं रुक सकता है। ठीक है, डमी या पेटेंसी कैप्सूल का इस्तेमाल करें। अगर डॉक्टर को शक है कि आंत में तंगी है तो असल कैप्सूल के पहले एक पेटेंसी कैप्सूल यानी एक फ़र्जी कैप्सूल मरीज़ को देते हैं। अब ये कैप्सूल अगर फंस गया तो 40 घंटे बाद खुद ब खुद घुल जाता है, डिज़ोल्व जाता है, उसमें ख़तरा नहीं होता। तो हम इसको कहते हैं कि डमी या पेटेंसी कैप्सूल।
अगर ये पेटेंसी वाला ये कैप्सूल सही सलामत निकल जाए तो उसका मतलब है कि रास्ता साफ़ है और वो असल कैमरा कैप्सूल देना महफूज है। तो यानी खुलासा ये है कि ये टेक्नोलॉजी अब इतनी तरक्की कर गई है जो कि अब कॉलन कैप्सूल भी दस्तियाब हैं जो बड़ी आंत का मुआयना कर सकते हैं। इसमें अगर 9.4 टेबल में देखें, छोटी आंत की एंडोस्कोपी के तरीके स्टैंडर्ड इंटेरोस्कोपी है, जिसका फ़ायदा है कि सादा तरीका है और हर जगह दस्तियाब है। हमारी जो स्टैंडर्ड वाली इंटेरोस्कोपी है कन्वेंशनल, और मुकम्मल इलाज थेरेप्यूटिक मुमकिन है। लेकिन इसका जो नुकसानात डिसएडवांटेजेस हैं कि इसमें ना सम डिस्कम्फर्ट है, कैन ओनली एक्सेस प्रॉक्सिमल स्मॉल बाउल। ठीक है। दूसरा जो कन्वेंशनल इंटेरोस्कोपी के फ़ायदा है कि ये एक सादा टेक्निक है जो तकरीबन हर हॉस्पिटल में मिल जाती है। तो इसके ज़रिए मुकम्मल इलाज फुल रेंज ऑफ थेरेप्यूटिक किया जा सकता है, मसलन बायोप्सी लेना या खून रोकना। तो हम कन्वेंशनल इंटेरोस्कोपी के फ़ायदे हैं। नुकसान है कि मरीज़ को ना सेडेशन देनी पड़ती है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ डिस्कम्फर्ट होती है, और सबसे बड़ी हदूद लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ छोटी आंत के शुरुआती हिस्से प्रॉक्सिमल बाउल तक पहुँच सकता है। दूसरी टाइप आती है कैप्सूल एंडोस्कोपी। उसमें एडवांटेजेस हैं कि ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने की सलाहियत रखती है। मरीज़ इससे पसंद करते हैं क्योंकि नो सेडेशन रिक्वायर्ड और ना ही कोई दर्द होता है, पेनलेस है। लेकिन नुकसान है कि इससे सिर्फ देखा जा सकता है, बायोप्सी नहीं ली जा सकती, तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये कुदरती रास्ते से गुजरती है और कभी कभी बैटरी ख़त्म होने की वजह से टेस्ट अधूरा रह जाता है। जिन मरीज़ों के इंटेस्टाइन में स्ट्रक्चर हो उनके लिए ये ख़तरनाक है क्योंकि कैप्सूल फंस सकता है। तीसरा है डबल सिंगल बैलून एंटेरोस्कोपी। उसके क्या फ़ायदे हैं? ये भी पूरी छोटी आंत को देख सकता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसके ज़रिए सिर्फ पूरी आंत देखी जाती है, बल्कि इलाज और बायोप्सी भी की जा सकती है। लेकिन नुकसान है कि मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ये सिर्फ बड़े मखसूस स्पेशलिस्ट सेंटर में दस्तियाब है और इसमें पेचीदगियाँ का खतरा कॉम्प्लिकेशंस का होता है, जैसे कि परफोरेशन होना। तो यानी समरी यही है कि अगर बीमारी का पता लगाना हो तो कैप्सूल बेहतर है, लेकिन अगर आंत के आखिरी हिस्से में कोई ऐसी चीज़ हो जिसका इलाज या बायोप्सी ज़रूरी है तो उसमें फिर आपको बैलून इंटेरोस्कोपी सबसे ज़्यादा मौसर ज़रिया है। ठीक है। अब आ जाए इस पे तीसरे पे, जो कि सिंगल और डबल बैलून इंटेरोस्कोपी। छोटी आंत जो स्मॉल बाउल तक पहुंचने का एक नहायत जदीद टेक्निक जो ना सिर्फ इंटेस्टाइन को दिखाता है बल्कि उसका इलाज करने में भी मदद करता है, जिसको हम कहते हैं बैलून इंटेरोस्कोपी। तो ये प्रोसीजर ना ओरल या रेक्टल दोनों रास्तों से किया जा सकता है। इसका मकसद पूरी छोटी आंत को अकॉर्डियन यानी एक बाजे की तरह लपेटना, उसकी तरह अकॉर्डियन की तरह जो है वो इकट्ठा करना है ताकि स्कोप आगे बढ़ सके। तो डबल बैलून जो इंटेरोस्कोपी है डीबी, इसमें एक पतला सा इंटेरोस्कोप और उसके ऊपर एक ओवर ट्यूब जड़ी होती है। दोनों के अगले सिरे पर एक एक बैलून लगा होता है। स्टेप 1 में यूँ होता है कि आप स्कोप को ना थोड़ा आगे बढ़ाकर उसका बैलून फुलाते हो, इन्फ्लेट करते हो। ठीक है। उसका बैलून हम इन्फ्लेट करते हैं ताकि वो आंत की दीवार को पकड़ ले। फिर स्टेप 2 में फिर स्कोप को वापस खींचा जाता है, जिससे आंत ओवर ट्यूब के ऊपर अकॉर्डियन की तरह इकट्ठी हो जाती है। फिर स्टेप 3 में ओवर ट्यूब का बैलून फुलाकर उसे वहीं रोक दिया जाता है और स्कोप का बैलून पिचके डिफ्लेट करके उसे मज़ीद आगे भेजा जाता है। तो ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक पूरी आंत का मुआयना ना हो जाए। ठीक है। नंबर 2 आता है सिंगल बैलून इंटेरोस्कोपी। ये डबल बैलून इंटेरोस्कोपी की जदीद शक्ल है। इसमें सिर्फ ओवर ट्यूब पर बैलून होता है, इंटेरोस्कोप पर नहीं होता। ये फ़र्क है। तो ये प्रोसीजर थोड़ा आसान और जल्दी हो जाता है। इसके फ़ायदे क्या हैं थेरेप्यूटिक्स के? इस टेक्निक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें वो तमाम काम किए जा सकते हैं जो आम एंडोस्कोपी में मुमकिन है। बायोप्सी, मशकूक जगह से टिश्यू का सैंपल लेना, पॉलीपेक्टमी आप कर सकते हो, निकाल लिया पॉलिप, आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन कर सकते हो, स्टेंट इंसर्शन कर सकते हो। तो स्ट्रेटजी और मशवरा, माहिरीन मशवरा देते हैं कि बैलून एंडोस्कोपी से पहले कैप्सूल एंडोस्कोपी करवा लेनी चाहिए। तो इससे ये पता चल जाता है कि बीमारी आंत के किस हिस्से में है, ताकि ये फैसला किया जा सके कि प्रोसीजर ओरल के रास्ते से जाएं या हम रेक्टल से जाएं। ठीक है। समरी बॉक्स है 9.6 बैलून एंडोस्कोपी कब करनी चाहिए? एक तो गैर वाज़ेह खून बह रहा है, ऑब्स्क्योर जीआई ब्लीडिंग है, या कैप्सूल एंडोस्कोपी में आपको नज़र आने वाली बीमारी का इलाज या उसकी बायोप्सी लेनी है, या जब क्रोहन डिजीज़ की तशख़ीस और स्ट्रक्चर को खोलना हो, या छोटी आंत की रसोलियों या पॉलिप को निकालना हो। ठीक है। तो ये प्रोसीजर आमतौर पर जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है क्योंकि इसमें वक्त लगता है और मरीज़ का पुरसुकून होना ज़रूरी है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ द एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैनकेरेटोग्राफी, जिसको हम कहते हैं ERCP। ठीक है। पित्ते की नाली की बाइल डक्ट और पेनक्रेटिक डक्ट के मुआयने और इलाज के लिए नहायत अहम प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में ना एक मखसूस साइड व्यूइंग डुओडेनोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। अब स्कोप को ना मुंह के रास्ते पेट से गुजार कर
मुंह के रास्ते पेट से गुजार कर फिर डुओडेनम में लाया जाता है, जहाँ पेपिला, वो रास्ता जहाँ पित्ता और पेनक्रियाज की नालियाँ खुलती हैं, पेपिला, वहाँ तक हम ले जाते हैं। अब एक बारीक नाली कैथेटर या गाइड वायर के ज़रिए पेपिला के अंदर रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक मखसूस रंग यानी कंट्रास्ट इंजेक्शन दाखिल किया जाता है और एक्सरे फ्लोरोस्कोपी की मदद से नालियों की तस्वीरें ली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये ना डायग्नोस्टिक से थेरेप्यूटिक तक का सफ़र, पहले ईआरसीपी बीमारी की तशखीस के लिए बहुत ज़्यादा की जाती थी, लेकिन अब एमआरआई की एक किस्म यानी इस जदीद और महफूज टेस्ट ने डायग्नोस्टिक ईआरसीपी की जगह ले ली है, क्योंकि इसमें कोई ख़तरा नहीं है। यानी अब हम एमआरसीपी करते हैं, यानी वो एमआरआई की एक टाइप है, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजोपेनक्रेटोग्राफी। दूसरा थेरेप्यूटिक ईआरसीपी, अब ईआरसीपी ज़्यादातर सिर्फ इलाज के लिए की जाती है, मसलन पत्थरी निकालने के लिए या स्टेंट डालने के लिए। अब हम थेरेप्यूटिक करते हैं, डायग्नोस्टिक अगर करना है तो आप एमआरसीपी करोगे, ठीक है। हालांकि अब भी सेल का सैंपल साइटोलॉजी या बायोप्सी लेने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, थेरेप्यूटिक ईआरसीपी के लिए जो ज़रूरी एहतियात इसने बताई है कि चूँकि ईआरसीपी एक पेचीदा प्रोसीजर है और इसमें खतरात, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी हो सकते हैं, तो इसके दर्ज झेल बातें लाजमी है। एक तो ब्लड टेस्ट, प्रोसीजर से पहले आप ना खून के टेस्ट करें बाकायदा, खुसूसन आप क्लोटिंग स्क्रीन करवाएं, ज़रूरी है। दूसरा, आप उसकी मॉनिटरिंग करो। ईआरसीपी में अक्सर गहरी सेडेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए प्रोसीजर के दौरान दिल की रफ्तार और ऑक्सीजन सेचुरेशन पर मुसलसल नज़र रखनी है, ठीक है। इसके अलावा माहिर स्टाफ हो, इस प्रोसीजर के लिए तजुर्बादार डॉक्टर हो, स्टाफ होना चाहिए, ज़रूरी है, ताकि पेचीदगियों से बचा जा सके। थेरेप्यूटिक ईआरसीपी का सबसे अहम मकसद पित्ते की नाली यानी बाइल डक्ट की रुकावट को ख़त्म करना है, जो पित्ते की पत्थरी या नाली के तंग होने स्ट्रक्चर की वजह से हो सकती है। तो पित्ते की नाली का इलाज देखें, डायग्नोसिस के लिए पहले आप देखें तो प्रोसीजर के दौरान मखसूस कंट्रास्ट इंजेक्शन दाखिल करके एक्सरे लिए जाते हैं। इससे वाज़े पता चल जाता है कि रुकावट की वजह क्या है। अगर वो पत्थरी है, गाल स्टोन है, तो एक्सरे में नाली के अंदर फिलिंग डिफेक्ट उस नाली में हमें नज़र आ जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर होगा, तंगी होगी, तो नाली का रास्ता बिल्कुल बारीक या तंग नज़र आएगा, ठीक है। अगर वो स्ट्रक्चर है तो तंग नज़र आएगा, अगर पत्थरी होगी तो फिलिंग डिफेक्ट मिलेगा। दूसरा है बिलियरी स्फिंक्टरोटोमी। अब रास्ता खोलना, देखिए पत्थरी निकालने के लिए सबसे पहला और अहम कदम होता है स्फिंक्टरोटोमी। इसमें ना हम एक बारीक सी गाइड वायर होती है, गाइड वायर पर एक आला स्फिंक्टरोटोम गुजारा जाता है, जो बिजली यानी इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट की मदद से पेपिला के रास्ते को थोड़ा काट कर बड़ा कर देता है। फिर पत्थरी निकालने का तरीका यह है स्टोन एक्सट्रैक्शन। अगर पत्थरी 1 सेंटीमीटर से छोटी है तो वो खुद भी निकल सकती है, लेकिन डॉक्टर उसी वक्त उसे निकालना पसंद करते हैं ताकि बाद में इन्फेक्शन यानी कोलेंजाइटिस ना हो जाए। तो इसके लिए कुछ दर्ज झेल इस्तेमाल आलात होते हैं। एक बैलून कैथेटर है, यानी नाली के अंदर ही आप बैलून फुलाकर पत्थरी को नीचे खींचते हो। दूसरा वायर बास्केट है, पत्थरी को तार के बने हुए एक टोकरे बास्केट में पकड़कर बाहर निकाला जाता है। या फिर मैकेनिकल लिथोट्रिप्सी, अगर पत्थरी बहुत बड़ी हो तो उसे नाली के अंदर ही खुरेद कर टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर पत्थरी ना निकले तो कभी कभी पत्थरी पहली बार में नहीं निकलती, ऐसे में आप कुछ इक़दामात करते हो। एक प्लास्टिक स्टेंट यानी एक स्टेंट दाखिल कर दी जाती है ताकि पित्ता बहता रहे और जॉन्डिस ना हो, पीलिया ना हो। दूसरा, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करते हो डायरेक्ट यानी कोलेडोकोस्कोपी, नाली के अंदर कैमरा के ज़रिए या जिस्म के बाहर से शॉक वेव्स देकर आप पत्थरी को तोड़ते हो। या फिर तीसरा ऑप्शन सर्जरी होता है। अगर एंडोस्कोपिक तरीके नाकाम हो जाए तो आखिरी हल जो होता है उसको सर्जरी करते हो आप। तो यानी समय यही है कि ईआरसीपी पित्ते की नाली की पत्थरी निकालने का एक नहायत मौसर तरीका है जो मरीज़ को बड़ी सर्जरी से बचाता है, ठीक है। अब अगर बिलियरी स्ट्रक्चर्स का इलाज और स्टेंट के बारे में थोड़ा देखें तो बिलियरी स्टेंटिंग और डायलेशन समझाइए कि जब पित्ते की नाली तंग हो जाए, स्ट्रक्चर हो, तो उसे खोलने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक होता है बिनाइन यानी गैर कैंसरस स्ट्रक्चर कह लें, बिनाइन स्ट्रक्चर, तो उसमें डायलेशन आप करते हो, यानी इसमें बैलून कैथेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। बैलून वैसे ही जैसे दिल की नालियों की एंजियोप्लास्टी में होते हैं। गाइड वायर के ज़रिए बलून को तंगी वाली जगह पर रखकर फुलाया जाता है। दूसरा, प्लास्टिक स्टेंट यानी तंगी को खुला रखने के लिए आर्जी तौर पर प्लास्टिक की नालियाँ स्टेंट डाल दी जाती हैं। अक्सर एक से ज़्यादा बार डायलेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर मेलिग्नेंट स्ट्रक्चर होगा, कैंसरस, तो उसमें फिर आप मेटल स्टेंट, सेम्स यानी सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट, उसमें कैंसर वाले में बेहतरीन है। अगर वो कैंसर की वजह से रुकावट हुई है तो सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट रखें। ये नालियाँ खुद ब खुद फूल कर रास्ता साफ़ कर देती है। तस्दीक ये कि स्टेंट लगाने के बाद अगर पित्ता बहना शुरू हो जाए या एक्सरे में पित्ते की नालियों में हवा, एयर नज़र आए, तो इसका मतलब है कि स्टेंट सही लग गया है, ठीक है। अब स्टेंट का मेल फंक्शन थोड़ा बताया। स्टेंट काम ना करे, कभी कभी ना स्टेंट लगाने के बाद भी जॉन्डिस ख़त्म नहीं होता, तो उसकी वजूहत ये है कि एक तो माइग्रेशन यानी स्टेंट अपनी जगह से हिल गया है, या ब्लॉक हो गया है, लोथड़े खून के क्लॉट्स आ गए हैं, गंदगी डेब्रिस की वजह से बंद हुआ है, या ट्यूमर इनग्रो कर गया है, कैंसर के उसके अराउंड आ गया है, या इस सूरत हाल में आप दोबारा ERCP करके पहले स्टेंट के अंदर
ही एक दूसरे स्टेंट डाल दिया जाता है, पहले लगे स्टेंट के ऊपर आप दूसरा लगाते हो, ये इसका हल है। अच्छा, पेनक्रियास के लिए जो ईआरसीपी कब करोगे? ईआरसीपी सिर्फ पित्ते के लिए नहीं बल्कि पेनक्रियास की बीमारियों में, पेनक्रियाटिक स्टोन है अगर, उसको निकालने के लिए, सूडोसिस्ट है, ट्रांसगैस्ट्रिक लबलबे की पुरानी रसूलियों का पानी निकालने के लिए, मैनोमेट्री के लिए यानी मखसूस सेंटर्स में स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के प्रेशर को नापने के लिए भी यूज़ होता है ईआरसीपी। ज़रूरी एहतियात ये है कि पेनक्रियाटाइटिस की खतरा हो सकता है, तो इससे बचने के लिए पहले एक आर्जी पेनक्रियाटिक स्टेंट डाल देते हैं डॉक्टर्स। फिर जदीद कोलेंजोस्कोपीस ने बताई है कि कोलेंजोस्कोप्स जो मखसूस छोटे कैमरा दस्तियाब हैं जो डायरेक्ट पित्ते की नाली के अंदर जाकर वहाँ नज़ारा कर सकते हैं। तो इससे ना मशकूक ज़ख्मों यानी लेजन्स की पहचान और उनका बायोप्सी लेना बहुत आसान हो गया है। अब है कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ईआरसीपी। ईआरसीपी तो आपने किया तो उसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस क्या मिलते हैं? ईआरसीपी एक पेचीदा प्रोसीजर है, इसलिए इसमें ना आम एंडोस्कोपी के मुकाबले में कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज़्यादा होते हैं। अक्सर मरीज़ कमज़ोर होते हैं, उन्हें गहरी नींद सेडेशन दी जाती है तो खतरे को मज़ीद बढ़ा देता है। देखिए ईआरसीपी में एक तो पेनक्रियाटाइटिस 4.3% सबसे आम पेचीदगी कॉम्प्लिकेशन है। पेनक्रियास में सोजिश हो जाती है, कभी कभी संगीन सूरत इख्तियार हो सकती है। फिर 3 to 30% अगर आप देखो सेप्सिस, खून में या पित्ते की नाली में इन्फेक्शन फैलने का खतरा। फिर 1.4% है हेमरेज होना, स्फिंक्ट्रोटोमी यानी नाली का रास्ता काटने के बाद खून बह रहा है, हेमरेज हो रहा है। फिर 1.3% है डुओडेनल परफोरेशन हो जाना, ठीक है। तो ईआरसीपी के बाद मरीज़ की मौत का खतरा मोर्टेलिटी रेट 1% तक हो सकता है। पेनक्रियाटाइटिस से बचाव का क्या तरीका है? पोस्ट ईआरसीपी पेनक्रियाटाइटिस एक संगीन मसला है जिसमें लबलबा गल कर नेक्रोसिस हो सकता है। इससे बचने के लिए एनसेड्स का इस्तेमाल, अगर कोई रुकावट ना हो तो प्रोसीजर से फ़ौरी पहले या बाद में मरीज़ को जो है मरीज़ को पर रेक्टली हम एंडोमेथासिन या डिक्लोफेनेक सपोजिटरी दी जाती है। रिसर्च दिखाती है कि इससे पेनक्रियाटाइटिस का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पेचीदगी की पहचान और डायग्नोसिस, अगर प्रोसीजर के बाद मरीज़ को कुछ अलामात हो जिसमें उसको शदीद दर्द है, दिल की रफ्तार बढ़ गई है, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो गया, तो ऐसी सूरत में ना आप फौरी तौर पर सीटी स्कैन करवाओगे। स्फिंक्ट्रोटोमी के बाद होने वाला जो सुराख या ब्लीडिंग है अक्सर रेट्रोपेरिटोनियल में होती है जो सदा एक्सरे पर नज़र नहीं आती। समरी बॉक्स में यहाँ इसने समझाया है ईआरसीपी से रिलेटेड 9.5 में कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं पोस्ट ईआरसीपी पेनक्रियाटाइटिस के, ठीक है। उन खतरात की निशानदेही करती है जो ईआरसीपी के बाद पोस्ट ईआरसीपी पेनक्रियाटाइटिस की बेसिस बन सकते हैं। तो इन हालात में पेनक्रियाटाइटिस होने के इम्कान सबसे ज़्यादा है। एक तो सस्पेक्टेड एसओडी यानी अगर मरीज़ को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई डिस्फंक्शन का शक हो तो डेफिनेटिव है कि इसको पेनक्रियाटाइटिस का रिस्क है, या वो यंग एज है, कम उम्र मरीज़ों में इसका खतरा ज़्यादा है। नॉर्मल बिलीरुबिन अगर मरीज़ का लेवल नॉर्मल है यानी नाली मुकम्मल बंद ना हो, ठीक है। प्रायर ईआरसीपी पेनक्रियाटाइटिस यानी अगर पहले इसको ईआरसीपी के बाद पेनक्रियाटाइटिस हो चुका है, हिस्ट्री है, तो उसको भी होगा। डिफ़िकल्ट कैनुलेशन, नाली में रास्ता बनने में दुश्वारी पेश आए और बार बार कोशिश करनी पड़े, या अगर पेनक्रियाटिक डक्ट कंट्रास्ट इंजेक्शन अगर गलती से या ज़रूरत के तहत लबलबे की नाली में कंट्रास्ट चला जाए उसमें हो सकता है, या पेनक्रियाटिक स्फिंक्ट्रोटोमी की जाए, या बैलून डायलेशन, ठीक है। तो इनमें लेकिन ये है डेफिनेटिव, पॉसिबल ये मुमकिन खतरात इन हालात में यानी खतरात हो सकता है, मगर डेफिनेटिव फैक्टर जितने संगीन नहीं है। उसमें एक तो फीमेल सेक्स, खवातीन में इसका इम्कान मर्दों की नस्बत थोड़ा ज़्यादा है। फिर लो वॉल्यूम ऑफ ईआरसीपी, अगर प्रोसीजर करने वाला डॉक्टर या सेंटर साल में बहुत कम ईआरसीपी करता हो तो उसमें यानी उसका तजर्बा कम है, उसको उसमें भी है। फिर या एब्सेंट सीबीडी, अगर पित्ते की नाली में कॉमन बाइल डक्ट में पथरी मौजूद ना हो, ठीक है, तो इनमें फिर पॉसिबिलिटी है। तो इसका बचाव के लिए टिप्स ये हैं कि चूँकि हम इसी फील्ड से वाबस्ता हैं तो प्रैक्टिस में एक तो एनसेड्स की सपोजिटरी प्रोसीजर से फ़ौरी पहले या बाद में आप डिक्लोफेनेक या एंडोमेथासिन देंगे, इन हाई रिस्क मरीज़ों में शामिल है। तो इसके अलावा अगर पेनक्रियाटिक डक्ट में बार बार वायर चली जाए तो एक आर्जी टेम्परेरी स्टेंट डाल देना चाहिए ताकि नाली जो है वो खुली रहे और सोजिश ना हो। और हाइड्रेशन यानी इसको IV फ्लूइड्स एग्रेसिव हाइड्रेशन करें तो इससे भी बचा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये पिक्चर्स रह गई हैं, हमने देखनी है। यह है कंप्लीट डायग्नोस्टिक विजुअलाइजेशन ऑफ अ स्मॉल बाउल कैन बी अचीव विद अ कैप्सूल एंडोस्कोपी। ये है वो कैप्सूल जिसमें कैमरा वगैरह सब फिटेड होता है। इस फिगर में स्ट्रक्चर ऑफ अ कैप्सूल इस शोन, ये वाला पूरा, ये ऑप्टिकल डोम है इसका, ये येलो कलर का लेंस है, यहाँ पर इस कैप्सूल में लाइट एमिटिंग डायोड लगे हुए हैं, प्रोसेसर है, ये एंटीना रेड कलर की ट्रांसमीटर है और ये बैटरी है। पूरा कैप्सूल निकलता है पेशेंट। और अगर स्ट्रक्चर वगैरह का खतरा है तो आप पहले एक प्लेसिबो देते हो, अगर वो पास हो जाता है तो फिर आप कैप्सूल देते हो। यहाँ इस फिगर में देखिए, सी फिगर में
क्लियर म्यूकोजल पिक्चर्स कैन बी अचीव्ड हियर शोइंग द एंजियोएक्टेजिया। ये एंजियोएक्टेजिया इस कैप्सूल एंडोस्कोपी से पता चला इसको है, इस पेशेंट को कैप्सूल एंडोस्कोपी से पता चला है क्रोहन डिजीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फिगर है, यहाँ पे इसने टेक्निक ऑफ डबल बैलून एंटेरोस्कोपी इज़ परफॉर्म्ड विद अडेप्टेड एंटेरोस्कोप एंड ओवर ट्यूब बोथ ऑफ विच हैव इन्फ्लेटेबल बैलून एट देयर टिप्स। ठीक है, दोनों को देखें, इन्फ्लेटेबल बैलून टिप्स पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो डबल बैलून एंडोस्कोपी में यानी ऐसे समझें, इमेजिन करें कि आपके पास एक लंबी रस्सी है, आंत है, और आप एक पतली लकड़ी स्कोप को उसके आखिरी सिरे तक पहुंचाना चाहते हो, लेकिन लकड़ी छोटी है और रस्सी बहुत लंबी है। तो इसका हल ये है कि रस्सी को लपेट कर छोटा किया जाए। तो डबल बैलून एंडोस्कोपी में दो चीज़ें होती है, एक टेरोस्कोप होता है जो अंदर जाने वाला कैमरा है, इसके मुंह पर एक बैलून होता है। ठीक है, ये देखें, और दूसरी ओवर ट्यूब। एक ओवर ट्यूब ना एक नाली है जो स्कोप के ऊपर चढ़ी होती है, इसके मुंह पर भी एक बैलून होता है। तो देखिए, होता यूँ है कि स्कोप का आगे बढ़ना, सबसे पहले आप डॉक्टर स्कोप को और ओवर ट्यूब को मुंह के मकसद से रास्ते दाखिल करता है। जब रास्ता ख़त्म होने लगता है तो डॉक्टर स्कोप को बैलून को फुला देता है, तो इससे स्कोप आंत की दीवार को मजबूती से यूँ पकड़ लेता है, उसने इन्फ्लेट कर लिया। ठीक है, अब ओवर ट्यूब को आगे लाना, जब स्कोप फिक्स हो जाता है तो डॉक्टर ओवर ट्यूब को स्कोप के ऊपर फिसला कर आगे ले आता है, फिर ओवर ट्यूब के बैलून को भी फुला दिया जाता है। अब दोनों बैलून ने आंत को पकड़ लिया है, ओवर ट्यूब वाले ने, उसने भी। अकॉर्डियन इफेक्ट होता है, यानी आंत को लपेटा जाता है। इसमें क्या, अब डॉक्टर स्कोप को ओवर ट्यूब दोनों एक साथ थोड़ा बाहर की तरफ खींचता है, क्योंकि बैलून ने आंत को पकड़ा हुआ है, तो खींचने से आंत अकॉर्डियन यानी कमीज़ के आस्तान की तरह ओवर ट्यूब पर इकट्ठी हो जाती है। इस तरह से आंत की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सिलसिला जारी रखना। ओवर ट्यूब का बैलून फुला रहता है ताकि आंत वापस ना खुले, और स्कोप का बैलून पिचका देते हैं, डिफ्लेट कर देते हैं। स्कोप को मज़ीद आगे खाली आंत में भेजा जाता है, फिर दोबारा वही अमल बैलून फुलाना, खींचना और आंत को लपेटना दोहराया जाता है। तो समरी ये है इस सब में, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी लंबी जुराब सॉक्स को पहनते वक्त अपने पाँव पर इकट्ठा कर लेते हैं, और इस पुश एंड पुल तरीके से डॉक्टर पूरी 20 फुट की लंबी छोटी आंत का मुआयना सिर्फ एक छोटे से स्कोप से कर लेता है। ठीक है, तो चूँकि इसमें आंत को बार बार खींचा जाता है, इस प्रोसीजर में जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है ताकि मरीज़ को दर्द ना हो। ठीक हो गया। इस फिगर में भी आप देखो अगर, तो ये ड्यूरिंग एंडोस्कोप रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेनक्रेडोग्राफी का साइड व्यू डोर्नोस्कोप है, पोजीशन टूवर्ड ऑपोजिट टू द एम्पुला ऑफ, जो पेपिला होता है वहाँ पे, विच कैन बी कैन्यूलेटेड यूजिंग आइदर अ कैथेटर और अ गाइड वायर। ठीक है, और इसमें बी फिगर में कंट्रास्ट इंजेक्शन डाल के कोलेंजियोग्राम अचीव किया है। ये फिगर है जिसमें इन्होंने शो किया है एंडोस्कोपिक व्यू है। सीकल पोल में नॉट बी ईजी टू आइडेंटिफाई। ये अभी हम पूरा कोलोनोस्कोपी देखेंगे, मैं आपको पिक्चर ऑलरेडी दिखा देती हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं कोलोनोस्कोपी। इसमें आपको सीकल पोल नज़र नहीं आ रहा, एंड देयरफॉर एंडोस्कोपिस्ट शुड कंफर्म द कंप्लीट कोलोनोस्कोपी बाय विजुअलाइजिंग द अपेंडिक्स ओरिफाइस। ठीक है, अपेंडिक्स का ओरिफाइस देख के कंफर्म करेंगे कि हम रीच हुए हैं। ये एरो शो कर रहा है इसका ओरिफाइस है, या प्रेफरेबली इंट्यूबेटिंग द टर्मिनल इलियम विच डेमोन्स्ट्रेट द विलाई एंड पेयर पेचेस। अगर आपको पेयर पेचेस नज़र आ रहे हैं और विलाई नज़र आ रहे हैं तो मतलब आप टर्मिनल इलियम तक रीच हो गए हो। ठीक है, तो यानी जब भी बड़ी आंत के आखिरी हिस्से यानी सीकम तक पहुंचता है तो कभी कभी वहाँ की बनावटें ऐसी होती है कि यकीन करना मुश्किल होता है कि रास्ता ख़त्म हो गया है। तो उसके लिए यही चीज़ें उसने बताई हैं। तो सीकल पोल, सीकम का आखिरी सिरा हमेशा एक जैसा नहीं होता, इसलिए सिर्फ इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आप इस पर जाते हो, यानी अपेंडिक्स ओरिफाइस पर। सीकम में अपेंडिक्स का दाखिली रास्ता जो ओरिफाइस है, ये ढूंढना एक पक्का सबूत है कि आप आंत के आखिरी कोने तक पहुँच चुके हैं, ये एक निशानी है। और या फिर टर्मिनल इलियम, सबसे ज़्यादा यकीनी सबूत ये होता है कि स्कोप को सीकम से गुजार कर छोटी आंत के आखिरी हिस्से टर्मिनल इलियम में दाखिल हो जाए, तो वहाँ पर आपको विलाय नज़र आएंगे छोटे छोटे, या ये पेयर पेचेस नज़र आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोलोनोस्कोपी क्या है देखिए, कॉलन कैप्सूल एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के दरमियान मुआजना और क्वालिटी इंडिकेटर्स आपको फ़र्क आना चाहिए। कॉलन कैप्सूल एंडोस्कोपी बड़ी आंत के मुआयने का एक मखसूस तरीका है, मगर इसकी कुछ हदूद लिमिटेशन है। फ़ायदा यह है कि उन मरीज़ों के लिए एक अल्टरनेटिव रास्ता है जो इन्वेजिव कोलोनोस्कोपी नहीं करवाना चाहते, तो वो कॉलन कैप्सूल एंडोस्कोपी करवा सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि सबसे बड़ा मसला है कि उसमें आप बायोप्सी नहीं ले सकते और ना ही मौके पर इलाज किया जा सकता है, क्योंकि वो कैप्सूल है। दूसरा तरीका है कोलोनोस्कोपी, यानी स्क्रीनिंग का बुनियादी रास्ता। कोलोनोस्कोपी आज भी दुनिया भर में कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये टेस्ट या तो सीधा स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है या फिर फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट के पॉजिटिव आने के बाद किया जाता है, फीकल इम्यूनोकेमिकल टेस्ट के। तो उसमें मकसद है कि कैंसर का शुरुआती स्टेज पर पकड़ना और एडिनोमेट्रोस पॉलिप्स का कैंसर बनने से पहले ही निकाल देना।
अब ADR यानी क्वालिटी का मयार इसने बताया है। एडिनोमा डिटेक्शन रेट का मतलब है कि एक डॉक्टर ने कितने मरीज़ों में पॉलिप्स को सही तरह ढूंढा। जिस डॉक्टर ने ADR ज़्यादा होता है यानी एडिनोमा डिटेक्शन रेट, तो उसके मरीज़ों में इंटरवल कैंसर यानी 2 टेस्ट के दरमियान होने वाला कैंसर का खतरा कम होता है। अब ADR बढ़ाने का तरीका, टिप्स क्या है फॉर क्वालिटी? कोलोनोस्कोपी की क्वालिटी बेहतर करने के लिए दर्ज झेल इक़दाम ज़रूरी हैं। एक तो विथड्रॉल टाइम, सीकम से वापस आते वक्त सुकून से मुआयना करना कम से कम 6 मिनट तक, ठीक है। ऑप्टिमल बावल प्रिपरेशन, आंत की सफाई बेहतरीन होनी चाहिए ताकि कोई ज़ख्म छुपा ना रह जाए। फिर मरीज़ की करवट बदलना ताकि हर कोने को देखा जा सके, पोजीशन चेंज करोगे आप। सेकंड लुक रेट्रोफ्लेक्शन यानी राइट कोलन सीधी तरफ की आंत को दोबारा देखना या स्कोप को मोड़कर रेट्रोफ्लेक्स पिछला हिस्सा चेक करना। अच्छा, अब जदीद आलात डिजिटल अटैचमेंट से ADR बढ़ाने के लिए ना स्कोप के अगले हिस्से पर मखसूस चीज़ें लगाई जाती हैं। एक ट्रांसपेरेंट कैप है, ये आंत की सिलवटों यानी फोल्ड्स को हटाकर पीछे छुपे पॉलिप्स दिखाने में मदद देता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट कैप, ठीक है। दूसरा एंडोकफ विजन, ये एक छोटा आला है जो आंत की दीवारों को फैला देता है ताकि विजन बेहतर हो, उसको हम कहते हैं एंडोकफ विजन। तो समरी यही है कि कोलोनोस्कोपी सिर्फ एक टेस्ट नहीं है बल्कि कैंसर से बचाव का एक कारगर ज़रिया है, बशर्ते कि उसके पूरी मेहनत और सही टूल्स के साथ किया जाए, ठीक है। और इसमें अगर आप देखो ये समरी बॉक्स 9.7 में इंडिकेशंस है फॉर द कोलोनोस्कोपी। एक तो कब आप करते हो अलामत की तशखीस, डायग्नोस्टिक इंडिकेशन क्या है? रेक्टल ब्लीडिंग यानी पखाने में रस्ते में खून आना जिसकी वजह सदा मुआयने, प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी से पता ना चले तो फिर आप जो है कोलोनोस्कोपी करते हो। फिर पेट का दर्द, ऐसा दर्द जो पखाने की आदत या बावल मूवमेंट के साथ बढ़ता हो, फिर उसमें भी करनी होती है। आयरन डेफिशिएंसी यानी जिनमें खून की कमी हो, जिस सूरत में OGD और कोलोनोस्कोपी दोनों की जाती हैं ताकि ब्लीडिंग की जगह ढूंढी जा सके। बावल हैबिट में तब्दीली, पखाने की आदत का अचानक बदल जाना, मसलन कभी कब्ज़ और कभी दस्त की जिसकी कोई वजह वाज़े ना हो। क्रोनिक डायरिया, मुसलसल दस्त रहे 6 हफ्तों से ज़्यादा जबकि बाकी टेस्ट सीलियक, सीरोलॉजी और सिग्मोइडोस्कोपी नॉर्मल हो। इसी तरह मांस और लेजन्स में अगर राइट इलेक फोसा में मांस है, पेट के निचले और दाएं तरफ अगर कोई मांस है, गुठली है, तो इमेजिंग में बड़ी आंत से जुड़ा हुआ नज़र आएगा, यानी वो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। फिर रेडियोलॉजिकल लेजन, एक्सरे या CT पे आपको नज़र आने वाले कोई मशकूक ज़ख्म है, उसके मुआयने के लिए भी आप कोलोनोस्कोपी कर सकते हो। कैंसर स्क्रीनिंग एंड फॉलोअप, CRC, कोलोरेक्टल कैंसर या पुरानी पॉलिप्स वगैरह के इलाज के बाद उन पर नज़र रखने के लिए। जिन मरीजों में ख़ानदान में बड़ी आंत के कैंसर की हिस्ट्री हो उनकी स्क्रीनिंग के लिए। सोजिश और दूसरी बीमारियाँ, IBD एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन जैसी बीमारियाँ कितनी फैली हुई है, कितनी एक्टिव है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए। फिर आप कोलोनोस्कोपी करते हो IBD की सर्विलेंस के लिए, ठीक है। और स्पेशल कंडीशन में एक्रोमेगैली, हार्मोन की ज़्यादती, जैसे एक्रोमेगैली वाले मरीज़ों में या उन मरीज़ों में जिनमें पुरानी सर्जरी, यूरेट्रोसिग्मोइडोस्टोमी हुई हो, उनकी निगरानी करने के लिए। तो समरी यही है, कोलोनोस्कोपी ना सिर्फ कैंसर की पहचान के लिए अहम है बल्कि पुरानी पेट की बीमारियाँ और खून की कमी की वजह जानने के लिए भी एक बेहतरीन ज़रिया है। लास्ट है ऑप्टिकल डायग्नोसिस एंड इमेज एनहेंसमेंट। ऑप्टिकल डायग्नोसिस और इमेज एनहेंसमेंट ने कोलोनोस्कोपी को सिर्फ एक सादा कैमरा टेस्ट से बदलकर एक लाइव माइक्रोस्कोप बना दिया है। इससे डॉक्टर पॉलिप को देखकर ही बता सकता है कि ये कैंसरस है या नहीं। तो उसमें वाइट लाइट असेसमेंट की इसने बात की है कि सबसे पहले आम सफ़ेद रोशनी वाइट लाइट में पॉलिप का मुआयना किया जाता है। अगर पॉलिप 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो, अगर वो सिसाइल यानी आंत की दीवार से बिल्कुल जुड़ा हुआ हो, सिसाइल, या अगर उसमें कोई डिप्रेस्ड धसा हुआ हिस्सा हो, तो इसमें कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। नंबर 2, क्रोमो एंडोस्कोपी यानी रंग का इस्तेमाल। इसमें आंत की झिल्ली म्यूकोज़ा पर मखसूस रंग यानी डाई छिड़के जाते हैं ताकि उसकी बनावट टेक्सचर यानी वाज़े हो जाए, उसको हम कहते हैं क्रोमो एंडोस्कोपी, डाई छिड़क के। तो अब्जॉर्प्टिव स्टेन में मिथाइलिन ब्लू है, ये सेल्स के अंदर जज़ब हो जाते हैं। कंट्रास्ट स्टेन्स में हमारे पास इंडिगो कार्मीन, ये सेल्स के दरमियान दरारों में बैठ जाते हैं जिससे पिट पैटर्न यानी आंत की दीवार के छोटे सुराख वाजे हो जाते हैं। फ़ायदा ये है कि IBD जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन के मरीज़ों में डिस्प्लेजिया ढूंढने के लिए भी आज भी बेहतरीन तरीके हैं ये क्रोमो एंडोस्कोपी। फिर डिजिटल इन्हेंसमेंट है, NBI, आई स्कैन, BLI, ये जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी डाई की ज़रूरत नहीं होती बल्कि लाइट के फ़िल्टर बदल दिए जाते हैं। उसमें नैरो बैंड इमेजिंग है, इसमें ब्लू 415 नैनोमीटर और ग्रीन 540 नैनोमीटर लाइट इस्तेमाल होती है, ब्लू एंड ग्रीन।
तो ब्लू लाइट सतह पर मौजूद बारीक खून की नालियों यानी कैपिलरीज दिखाता है, लेकिन जो ग्रीन लाइट है ये गहराई में मौजूद वेसल्स को वाजे करता है। तो नतीजा ये इन दोनों में मिलने से पॉलिप की वेस्कुलैरिटी और सतह की बेहतरीन कंट्रास्ट नज़र आता है, जिससे कैंसर की पहचान आसान हो जाती है। ठीक है, फिर स्नेयर पॉलिपेक्टमी की ये तस्वीर भी इसने दिखाई है 9.16 में। कोलोनोस्कोपी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई पॉलिप नज़र आए तो उसी वक्त निकाला जा सकता है। डिटेक्शन यानी पॉलिप को ढूंढा जाता है। रिमूवल, एक तार स्नेयर से पॉलिप को काट लिया जाता है, जिसके बाद वहाँ एक साफ़ जगह क्लीन बेस रह जाती है। तो यानी डिजिटल इन्हेंसमेंट और मैग्नीफिकेशन से डॉक्टर ये फैसला कर सकते हैं कि आया पॉलिप को एंडोस्कोपी से निकालना मुमकिन है या मरीज़ को कोई बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो इससे बहुत से मरीज़ बेजा सर्जरी से बच सकते हैं। अब आते हैं थेरेप्यूटिक कोलोनोस्कोपी। उससे पहले आप ये पिक्चर्स देखो। यहाँ पर एंडोस्कोपिक डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी इसने दिखाया है कि कैन बी इम्प्रूव बाय नोवल एंडोस्कोपिक टेक्निक। दिस डोडेनल एडिनोमा कैन बी सीन विद अ कन्वेंशनल वाइट लाइट। ये एडिनोमा है, वाइट लाइट से नज़र आ रहा है, एरो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर बट इट्स फुल एक्सटेंट इज़ मोर क्लियरली डिलीनिएटेड यूजिंग नैरो बैंड इमेजिंग। ठीक है, नैरो बैंड इमेजिंग में ऐसा आ रहा है, डिलीनिएट हो गया, सही से मार्जिन्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर क्रोमो एंडोस्कोपी में देखें तो इंडिगो कार्मिनिया में और ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। ये कोलोनोस्कोपी है मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट द पॉलिप। ये पॉलिप है और ये रिमूव हम कर सकते हैं स्नेयर पॉलिपेक्टमी के ज़रिए। सेम प्रोसीजर में वहीं देखा, वहीं स्नेयर लगा के निकाल दिया, लीविंग अ क्लीन पॉलिप बेस। अब थेरेप्यूटिक कोलोनोस्कोपी मैं आपको समझा रही हूँ, तस्वीरें भी देख सकते हैं आप साथ साथ। यहाँ पर पहले तस्वीर एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। लार्ज सिसाइल ये पॉलिप है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन से। फर्स्ट, पॉलिप को आपने रेज़ किया ऑन अ बेड ऑफ इंजेक्टेड स्लाइन कंटेनिंग द डाई। स्लाइन कंटेनिंग डाई पे आपने इसको उठाया। दिस इंश्योर कि देर इज़ नो सब म्यूकोजल इन्वेजन, सब म्यूकोजा को उसने इन्वेड नहीं किया, और प्रोटेक्ट द ट्रांसम्यूरल परफोरेशन। फिर आपने स्नेयर इज़ क्लोज्ड अराउंड द पॉलिप, उसको बंद किया उसके अराउंड, विच इज़ देन रिसेक्ट कर दिया, लीविंग अ क्लीन एक्साइज्ड बेस। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक कोलोनोस्कोपी का मतलब है कि कोलोनोस्कोप के ज़रिए बड़ी आंत की बीमारियों का इलाज करना। इसमें सबसे आम रसोलियाँ पॉलिप को निकालना है। तो पॉलिप निकालने का तरीका पॉलिपेक्टमी, पॉलिप को उनकी बनावट के हिसाब से मुख्तलिफ तरीके से निकालते हैं। एक तो है कोल्ड स्नेयर पॉलिपेक्टमी, यानी छोटे पॉलिप 15 मिलीमीटर तक जो है आंत की दीवार से सीधे मुंसलिक होते हैं ना, तो उन्हें बगैर बिजली डायथर्मी के एक तार के फंदे से चीज़ वायरिंग की तरह काट लिया जाता है। दूसरा है, इसको कहते हैं कोल्ड स्नेयर पॉलिपेक्टमी, ठीक है, डायथर्मी की तरह चीज़ वायरिंग की। दूसरा हॉट स्नेयर पॉलिपेक्टमी, वो पॉलिप जिनकी एक स्टाक होती है, उन्हें बिजली डायथर्मी इस्तेमाल करते हुए काटा जाता है। तो खून रोकने के लिए डंडी में एड्रीनलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है या एंडो लूप या एंडो क्लिप का इस्तेमाल होता है। अब जदीद रिसेक्शन टेक्निक भी है, EMR-EST। बड़े पॉलिप के लिए ये दो अहम टेक्निक है। EMR यानी एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन, जो यहाँ पर की गई है एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन। इसमें तरीका यही था ना, पॉलिप के नीचे एक मखसूस माहौल इंजेक्टेबल दाखिल किया जाता है, इंजेक्टेड, ताकि पॉलिप आंत की गहरी दीवार यानी मस्कुलैरिस प्रोप्रिया से ऊपर उठ जाए। तो इस प्रोसीजर के दौरान परफोरेशन होने का खतरा कम हो जाता है। फिर पाइसमियल EMR, अगर पॉलिप 20 मिलीमीटर से बड़ा हो तो उससे टुकड़ों में निकाला जाता है। बाद में फिर आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन से किनारों को जलाया जाता है ताकि दोबारा रसोली ना बने। दूसरा प्रोसीजर होता है ESD, एंडोस्कोपिक सब म्यूकोजल डायसेक्शन, ESD। अब उसमें यूँ होता है कि ये स्नेयर के बजाय एक मखसूस नाइफ़ चाकू से काटा जाता है। उसका फ़ायदा ये है कि बड़ा पॉलिप भी एक ही टुकड़े एन ब्लॉक निकाल दिया जाता है, जिसमें लैब में चेकअप हिस्टोपैथोलॉजी बेहतर होता है और कैंसर की वापसी का इम्कान कम होते हैं। दीगर इलाज में थर्मल और स्टेंट भी हैं। एंजियोएक्टेजिया, खून की नालियों के गुच्छों से होने वाली ब्लीडिंग APC या हीटर प्रोब से जलाया जाता है। डायलेशन, आप स्ट्रक्चर्स हैं तो TTS बैलून से खोला जाता है। कॉलोनिक स्टेंट यूज़ होते हैं इनऑपरेबल, अगर कैंसर या सर्जरी नहीं हो सकती आप सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट डाले जाते हैं ताकि रास्ता खुल जाए। तो एमरजेंसी सर्जरी के बजाय सुकून से प्लान की गई सर्जरी में भी मदद देते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसकी कोलोनोस्कोपी की? डायग्नोस्टिक कोलोनोस्कोपी आमतौर पर महफूज होती है, लेकिन दर्ज झेल हालात में खतरा बढ़ सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है? शदीद कोलाइटिस और डायवर्टिकुलाइटिस में परफोरेशन का खतरा ज़्यादा होता है। फिर पॉलीपेक्टमी के अपने रिस्क हैं, यानी पॉलिप निकालते वक्त परफोरेशन होना 0.1%, हेमरेज होना 0.3% का इम्कान। तो हल यही है कि आपने फौरी एंडो क्लिप से रोकना है उसको, ठीक है। फिर ये इस पिक्चर में भी इसने लार्ज एंजियोएक्टेजिया दिखाया है कॉलन का। इफ़ दिस रिजल्ट्स इन द सिम्टोमेटिक अनीमिया अगर करवा रहा है, इट शुड बी ओब्लिटरेटेड विद द APC करोगे, आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन। आगे भी यही बात कर रहा है कि हेमरेज, अगर डिलेड हेमरेज होती है, ये पॉलिप निकालने के 1 से 14 दिन के बाद हो सकता है। उसमें आप ज़्यादातर मरीज़ों को ना सिर्फ कंजर्वेटिव ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है और खून खुद रुक जाता है।
ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी खून की बोतल ट्रांसफ्यूजन लगानी पड़ सकती है या दोबारा कोलोनोस्कोपी करके ब्लीडिंग पॉइंट को बंद करना पड़ता है। दूसरा, परफोरेशन यानी इमीडिएट परफोरेशन। अगर प्रोसीजर के दौरान सुराख नज़र आए उसको एंडोक्लिप लगाएं, उसके वक्त बंद कर दिया जाए और उन मरीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। दूसरी, डिलेड परफोरेशन। अगर प्रोसीजर कुछ बाद मरीज़ को पेट में शदीद दर्द हो रहा है और दिल की रफ्तार या बीपी कम होने लगा है तो डिलेड परफोरेशन की निशानी है। तो उसमें फिर जिससे पेट में जो है फीकल कंटामिनेशन हो सकती है। पोस्ट पोलिपेक्टमी सिंड्रोम क्या है? बर्न। कभी कभी इंटेस्टाइन में सुराख होने होता है, लेकिन डायथर्मी की गर्मी से आंत की दीवार जल जाती है, जिसे हम ट्रांसम्यूरल बर्न कहते हैं। तो इससे पेट में दर्द और इन्फ्लामेशन, पेरिटोनाइटिस होती है। मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यही है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस का शक हो तो आपने एनपीओ पहले करना है मरीज़ को, आईवी फ्लूइड और एंटीबायोटिक ज़्यादा स्टार्ट करने हैं। सीटी स्कैन फ्रैंक परफोरेशन, मुकम्मल सुराख और ट्रांसम्यूरल बर्न के दरमियान फ़र्क करने के लिए मदद देगा आपको सीटी स्कैन। और एक तजुर्बाकार कोलोरेक्टल सर्जन का मुआयना लाजमी है, क्योंकि सर्जन सुराख की सूरत में फौरी सर्जरी ही वाहिद रास्ता होता है। उसके बाद लास्ट आता है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। एक नहायत ही मुनफरिद टेक्नोलॉजी है जो एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड को एक साथ मिला देता है। आम एंडोस्कोपी सिर्फ अंदरूनी जली म्यूकोजा को दिखा सकती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड जो है ना एंडोस्कोपिक, ये दीवारों की गहराई और बाहर मौजूद आज़ा की का भी मुआयना करता है। तो ये क्यों ज़रूरी है? आम एंडोस्कोपी की लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए इस एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होता है। ये आंत की मुख्तलिफ तहों यानी इंटेस्टाइनल लेयर को वाज़ेह दिखाता है, आंत को बाहर मौजूद ट्यूमर और लिम्फ नोड की तशखीस करता है, पित्ते और पैनक्रियाज के कैंसर की स्टेजिंग में इनकलाब लाया है। तो इको एंडोस्कोप्स की इकसाम है, टाइप्स। इनमें दो स्कोप्स होते हैं, एक रेडियल इको एंडोस्कोप, लीनियर इको एंडोस्कोप। रेडियल वाले में ना प्रोब चारों तरफ 360 दिखाता है और उसका यूज़ ये है कि ज़्यादातर हम डायग्नोस्टिक काम के लिए, जैसे ईसोफेजियल या स्टमक के कैंसर की स्टेजिंग के लिए हम रेडियल इको एंडोस्कोप करते हैं यूज़। लेकिन जो लीनियर इको एंडोस्कोप है उसमें प्रोब एक तरफ दिखाता है और इसमें बायोप्सी डालने की जगह होती है। तो थेराप्यूटिक काम में हम यूज़ करते हैं फाइन नीडल एस्पायरेशन या बायोप्सी के लिए लीनियर वाला। एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड का फ़ायदा यह है कि लीनियर स्कोप की मदद से आप फाइन नीडल एस्पायरेशन कर सकते हो पेनक्रियास का या लिम्फ नोड से, ड्रेनेज कर सकते हैं सूडोसिस्ट का, सिस्टोगैस्ट्रोस्टमी यानी सिस्ट के दरमियान रास्ता बनाकर स्टेंट डालना, बिलियरी इंटरवेंशंस कर सकते हैं, पित्ते की नाली में रास्ता बनाना। तो उसमें एहतियात और कॉम्प्लिकेशन ट्रेनिंग, इसके लिए स्कोप चलाने और अल्ट्रासाउंड की तस्वीर समझने की मखसूस महारत चाहिए। ये प्रोसीजर लंबा है, स्कोप थोड़ा रिजिड होता है, इसलिए प्रोपोफोल या गहरी सिडेशन दी जाती है। फिर किसी भी थेराप्यूटिक काम से पहले कोगुलेशन स्क्रीन करना लाजमी है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है? डायग्नोस्टिक काम में ज़्यादा सिडेशन देना, हो जाना, इसोफेगस में सुराख होना। थेराप्यूटिक काम में फिर क्या होगा कि खून बहना, हेमरेज या परफोरेशन होना। इधर आप देखें इस टेबल में, तो यहाँ पर इसने जो है वो समझाया एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के मुख्तलिफ इस्तेमालात में दो हिस्सों हैं, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक। डायग्नोस्टिक में अल्ट्रासाउंड बीमारी की गहराई और फैलाव को जांचने के लिए, यानी आपने ईसोफेजियल या गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी को स्टेज किया या हेपेटोबिलियरी मैलिग्नेंसी को स्टेज करना है। कोलिडोकल माइक्रोलिथियासिस यानी पित्ते की नाली में मौजूद ऐसी नहायत बारीक पत्तियाँ जो आम अल्ट्रासाउंड या सीटी पे नज़र नहीं आ रही, तो उनमें भी ये फ़ायदेमंद है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। लेकिन दूसरा है थेराप्यूटिक इंडिकेशंस, उसमें है इलाज, यानी आप बायोप्सी ले सकते हो, फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी या एस्पायरेशन कर सकते हो पैराइसोफेजियल लिम्फ नोड्स की या सब म्यूकोजल लीजन्स की, या पैनक्रेटियोबिलियरी मास उसकी, पोर्टल लिम्फेडिनोपैथी की आप ले सकते हो, लेफ़्ट एड्रिनल और लेफ़्ट लिवर मास की, ठीक है। तो ट्रांस गैस्ट्रिक ड्रेनेज ऑफ पैनक्रेटिक सूडोसिस्ट कर सकते हो। सीलिएक प्लेक्सस ब्लॉक यानी कैंसर के उन मरीज़ों में पेट के दर्द को कम करने के लिए नर्व्स को सुन करना, क्योंकि दवाओं से आराम नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सारे इसमें। तो कंक्लूजन क्या है इसका? ओवर द लास्ट 30 ईयर्स कहना चाह रहा है ये। कंक्लूजन यही निकलता है, अगरचे रेडियोलॉजी और कैप्सूल एंडोस्कोपी ने काफ़ी तरक्की कर ली है और अब बहुत से टेस्ट के लिए कैमरा दाखिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एंडोस्कोपी की अहमियत हमेशा रहेगी। वजह यह है कि सिर्फ एंडोस्कोपी ही वो वाहिद ज़रिया है जिससे म्यूकोजल बायोप्सी ली जा सकती है। बगैर बायोप्सी के कैंसर पुरानी सोजिश की तस्दीक मुमकिन नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी का किरदार है कि एंडोस्कोपी अब सिर्फ देखने तक महदूद नहीं है, बल्कि मैग्नीफाइंग और क्रोमो एंडोस्कोपी, इन टेक्निक से आंत की झल्ली इतनी वाज़ेह नज़र आती है कि नियर हिस्टोलॉजिकल क्वालिटी यानी तकरीबन माइक्रोस्कोप जैसी तस्वीर पेश करती है। अब AI भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ गया है, जो प्रोसीजर के दौरान ही डॉक्टर को मशकूक ज़ख्मों या पॉलिप को पहचानने में मदद देता है, नियर पेशेंट डायग्नोसिस। और अब सर्जरी का मुतबादिल है ये, एंडोस्कोपी से बहुत सी ऐसी बीमारियों का इलाज मुमकिन बना दिया है जो पहले बड़ी सर्जरी करनी पड़ती थी, तो अब उसमें सर्जरी के मुकाबले मॉर्बिडिटी बहुत कम है। तो जैसे जैसे प्रोसीजर पेचीदा हो रहे हैं और मरीज़ों की उम्र और दीगर बीमारियाँ बढ़ रही हैं, एंडोस्कोपिस्ट की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। गवर्नेंस और कंसेंट, मरीज़ के प्रोसीजर को खतरात को बारे में सही से तरह से आगाह करे और कानूनी कागजात
मुकम्मल करें। सेडेशन का सही इस्तेमाल ताकि सांस या दिल के मसाइल ना हो और कॉम्प्लिकेशंस को कम से कम रखना ही असल कामयाबी है। दैट्स इट। यहाँ पे बस इसकी पिक्चर्स हैं कुछ। ये है मैलिग्नेंट कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कैन बी पैलिएटेड और टेम्पररीली रिलीव्ड बाय इंसर्शन ऑफ अ सेल्फ एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट लगाने से ये मैलिग्नेंट ऑब्स्ट्रक्शन सही होगी। ये एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड इस तरह दिखता है। ईसोफेजल ट्यूमर हुआ है जो कि वाल को इन्वेड कर रहा है। ये ट्यूमर है, ये मस्कुलरिस प्रोप्रिया है, ये रैग्ड एज है सजेस्टिंग द इन्वेजन ऑफ एडवेंटिशा को उसने इन्वेड कर दिया है। ये भी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड गाइडेड फाइन नीडल एस्पायरेशन है पैनक्रियाटिक हेड मास की। ये अल्ट्रासाउंडिक नीडल है, ये पैनक्रियाटिक हेड का मास है और यहाँ स्टेंट लगा हुआ है विद द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो इस तरह की इमेजेस होती हैं। दैट्स इट। तो हमने ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी।